अध्याय 21 नवोदित भावनाएं। जियो यान आ गया। जोड़ अंत में TLN। छोटी परी डॉक्टर अपनी आंखें नीची करके औषधीय जड़ी बूटियां चुनने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसके लंबे महीन बाल उसके चेहरे के पास धीरे से गिरे हुए थे और उसकी गंभीर अभिव्यक्ति उसे असाधारण रूप से सुंदर बना रही थी। लेकिन इतनी शुद्ध हृदय वाली लड़की। गूफी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, ये जानते हुए कि छोटी परी डॉक्टर के पास शोकपूर्ण विष शरीर है। वर्तमान में वह इस तथ्य से अनजान थी। हाल ही में प्राप्त रेनबो पॉइजन बुक में इस अद्वितीय संविधान के कुछ विवरण थे। एक बार जब छोटी परी डॉक्टर ने अपना कार्य पूरा कर लिया और कोड पढ़ लिए तो उसे इसके बारे में पता चल गया। शोकपूर्ण विष शरीर से पूरे इतिहास में कई लोग डरते थे, फिर भी वे लोग भी चाहते थे जो अंधेरे रास्ते पर चलना चाहते थे। इस शरीर के साथ कोई व्यक्ति पूरी तरह से साधना से बच सकता था और केवल जहर का सेवन करके अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ा सकता था। हालांकि जहर अभी भी जहर है। जबकि किसी की ताकत तेजी से बढ़ सकती है, ये शरीर को बहुत नुकसान भी पहुंचाता है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा दर्द भी था। भयानक जहर शरीर में अप्रत्याशित विस्फोट भी होते थे। इन घटनाओं के दौरान अगर व्यक्ति इसे सहन नहीं कर पाता तो वह अपना विवेक खो देता, हत्याओं की होड़ में लग जाता और अंततः मर जाता। नतीजतन इस शरीर वाले कई लोग पागलपन की हालत में अपने प्रियजनों को मार देते थे और फिर निराशा में अपनी जान ले लेते थे। भयानक जहर शरीर ने लिटिल फेरी डॉक्टर को चुना था, यही उसकी नियति थी। जब तक उसके भयानक जहर शरीर पर लगी सील बरकरार रहती, वह किंगशान टाउन में शांतिपूर्ण जीवन जी सकती थी, ये दिखावा करते हुए कि कुछ हुआ ही नहीं है, और शांति से अपने दिन बिता सकती थी। बेशक वह शक्ति की खोज में इसे खोलना और इसके साथ आने वाले अज्ञात का सामना करना भी चुन सकती थी। गूफिल उसकी पसंद में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा। वह शरीर को सक्रिय करना चाहती है या नहीं, ये पूरी तरह से उस पर निर्भर था। इसके अलावा जबकि भयानक जहर शरीर भयानक था, ये बिना इलाज के नहीं था। कम से कम गूफी को याद था कि मूल कहानी में याओ लाओ के पास उसे बचाने का एक तरीका था। उसने विषैले विष शरीर के नकारात्मक प्रभावों को खत्म करने के लिए जहर की गोली तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे केवल उसकी दुर्जय शक्ति बची। जब गूफी गुफा की दीवार के सहारे झुका, एक खाली भाव के साथ गहरे विचारों में, उसे अचानक लिटिल फेरी डॉक्टर की हंसमुख आवाज ने वास्तविकता में वापस ला दिया। युवा मास्टर, मैंने आपके लिए सभी जड़ी बूटियां एकत्र कर ली हैं। जब गूफी विचारों में खोया हुआ था, लिटिल फेरी डॉक्टर ने पहले से ही जड़ी बूटियों का एक गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और उन्हें खुशी खुशी उसे पेश कर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और प्रयास से उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें चमक रही थीं। पसीने से भीगे उसके बैंगनी बाल उसकी गर्दन और गालों से चिपके हुए थे। उसके कोमल रूप में आकर्षण का स्पर्श जोड़ रहे थे। गूफी के होठों पर मुस्कान आ गई जब उसने जड़ी बूटियां लीं और उन्हें अपनी स्थानिक अंगूठी में संग्रहित किया। इस बार उन्हें मना नहीं किया। ठीक है, चलो जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीम के पास वापस चलते हैं। हम बहुत लंबे समय से दूर हैं, लोगों को शक हो सकता है। छोटी परी डॉक्टर को एहसास हुआ कि वह और गूफी काफी समय से गायब हैं और मूली के नेतृत्व में वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के सदस्य भी कुछ समय से गायब थे। उन्हें डर था कि वे संदेह पैदा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी से उन्हें वापस लौटने का सुझाव दिया। गूफी ने सिर हिलाया और उसे आगे बढ़ने दिया। वे दोनों गुफा से बाहर निकल गए। छोटी परी डॉक्टर आगे चल रही थी और गूफी पीछे चल रही थी। चट्टान के तल पर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद गूफी ने फिर से छोटी परी डॉक्टर की पतली कमर को अपने हाथ से पकड़ा और ऊपर उड़ गया। वह एक सज्जन व्यक्ति था, उसे ढीला पकड़े हुए, लेकिन उसने बस इतनी ताकत लगाई कि वह गिर न जाए। छोटी परी डॉक्टर को आनंद महसूस होता है। भावना मूल्य जोड़ 100। उड़ने में बिताया गया समय संक्षिप्त था, लेकिन छोटी परी डॉक्टर के लिए आनंद की भावना पैदा हुई। गूफिल मदद नहीं कर सका, लेकिन नजर डाली, चुपके से उसे देखा। उसके गाल लाल हो गए थे और उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। जब गूफी ने उसे वापस ठोस जमीन पर रखा तो उसने अपनी नज़रें हटाने से पहले कुछ अनिच्छा से उसके हाथ को देखा। इस अनुभव के बाद गूफी के लिए उसका स्नेह काफी गहरा हो गया। हालांकि वह पूरी तरह से जागरूक नहीं थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी भावनाएं महज दोस्ती से आगे बढ़ने लगी थीं और एक नवोदित रोमांटिक रुचि जड़ जमा रही थी। जब वे चट्टान के शीर्ष पर पहुंचे तो केवल मूली की ठंडी लाश बची थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी दुश्मनी के साथ मर गया था, लेकिन जल्द ही वह इस घने जंगल में रह जाएगा, जहां उसे फिर से सांस लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जल्द ही जंगली जानवर उसके अवशेषों को खा जाएंगे। वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के सदस्य, जिनकी खेती गूफी ने पहले ही अपंग कर दी थी, पहले ही भाग चुके थे, जबकि गूफी और लिटिल फेरी डॉक्टर चट्टान के तल पर नीचे थे। वे अब और रुकने या समूह में लौटने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। मूली के मर जाने के बाद वे अपने नेता के प्रतिशोध के डर से उसके शरीर को वापस लेने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। अगर वे वापस लौटते हैं तो मूली की रक्षा करने में उनकी विफलता के कारण उन्हें निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ेगा।
एकमात्र विकल्प जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से बचकर भागना और आम लोगों की तरह रहना था। गूफी को इससे कोई सरोकार नहीं था, उनके साथ खुद को नहीं रखा, न ही उसे परवाह थी। ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वह और लिटिल फेरी डॉक्टर शांत और संयमित दिखते हुए जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीम में लौट आए। लिटिल फेरी डॉक्टर हालांकि यह पहली बार कर रही थी, लेकिन थोड़ी सी अजीबता के साथ ही भाड़े के सैनिकों को धोखा देने में कामयाब रही। हालांकि कुछ लोगों ने वुल्फहेड भाड़े के समूह के कई सदस्यों की अनुपस्थिति को देखा, लेकिन उन्होंने इसे उसके और गूफी से नहीं जोड़ा। किंगशान टाउन से 100 मील दूर एक धूल भरी सड़क पर काले रंग का एक युवक मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी कुछ बचकानापन था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं। करीब से देखने पर कोई देख सकता था कि युवक अपनी पीठ पर एक बड़ी काली तलवार लिए हुए था। हालांकि इसे तलवार कहना गलत हो सकता है, ये बिना धार वाला एक मोटा, विशाल लोहे का रूलर था। काली तलवार में नुकीली नोक नहीं थी, अंत ऐसा लग रहा था जैसे इसे आधे में साफ साफ काटा गया हो, जिससे एक चिकनी, दर्पण जैसी सतह दिखाई दे रही थी। काली तलवार की सतह पर अजीबोगरीब, कुछ हद तक फीके पैटर्न थे जो मूठ तक फैले हुए थे और लगभग पूरे ब्लेड को कवर कर रहे थे। अजीबोगरीब पैटर्न प्राचीन काले रंग के साथ मिलकर तलवार को रहस्य की आभा देते थे। तलवार इतनी मोटी थी कि वह लगभग युवक की खुद की ऊंचाई से भी बड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि तलवार उसे किसी भी पल कुचल देगी। इस असामान्य संयोजन ने कभी कभार आने जाने वालों की उत्सुक निगाहों को आकर्षित किया। ये युवक कोई और नहीं बल्कि जियाओयान था। गुरुजी, आपने पहले कहा था कि मुझे जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को पार करना चाहिए। क्या यह मुझे खतरे में डालने के लिए है ताकि मैं अपनी असली क्षमता को उजागर कर सकूं? जियाओयान रुक गया। ऐसा लग रहा था कि वह खुद से बात कर रहा था, लेकिन वह जवाब कभी नहीं आया जिसका वह इंतजार कर रहा था। ऐसा लगता है कि शिक्षक अभी तक नहीं जागा है। मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। काफी देर बाद जियाओयान ने आह भरी और अपनी यात्रा जारी रखी। TLN, मेरे पाठकों में से एक ने मुझे इस तथ्य से अवगत कराया कि उपन्यास का अनुवाद मुझसे पहले भी किसी और ने किया था। मुझे उनमें से 2 मिल गए हैं। उनमें से एक को MT से अध्याय 62 तक पोस्ट किया गया है और 1 महीने में अपडेट नहीं किया गया है। दूसरा, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है, मुझसे 1 दिन पहले शुरू हुआ था, क्योंकि भले ही उनके पास लगभग 2 अध्याय हैं, लेकिन वे वास्तव में अच्छी तरह से अनुवादित हैं। प्रतिक्रियाओं को देखते हुए मैंने जारी रखने का फैसला किया है। ये थोड़ा कम है, लेकिन चूंकि मैंने इसे पहले ही शुरू कर दिया है, इसलिए मैं इसे अंत तक खत्म करना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर आपने देखा है कि कुछ शब्दों का सही अनुवाद नहीं किया गया है, क्योंकि मैं इसे मूल कार्य के अनुरूप रख रहा हूँ, इसलिए यदि आप विकी पर खोज करते हैं तो आप इसे पा सकेंगे, जैसे 1000 मेडिसिन हाउस, रेनबो पॉइजन बुक आदि। अध्याय 22, जुन एर वुटैन शहर में वापस लौटता है। वुटैन शहर, जियाओ कबीला। इस समय तक जियाओयान को अपनी प्रशिक्षण यात्रा पर निकले हुए काफी समय बीत चुका था। जाने से पहले याओ लाओ की मदद से उसने जियाओ कबीले के लिए बड़ी मात्रा में गोलियां छोड़ दीं, जिससे उन्हें शहर के सबसे बड़े बाजार पर अपना दबदबा बनाने का मौका मिला। जियाओ कबीले के सदस्यों के लिए ये लंबे सूखे के बाद बारिश की तरह था। इतने लंबे समय तक दमन का शिकार होने के बाद वे और मजबूत बनने के लिए उत्सुक थे। जियाओयान द्वारा दी गई गोलियों की बड़ी आपूर्ति के साथ जियाओ कबीला जल्दी ही वुटैन शहर में सबसे शक्तिशाली परिवार बन गया। आज ये खबर तेजी से फैली कि जुन एर, जो 1 साल पहले परिवार को छोड़कर चला गया था, वापस आ गया है। जुन एर वापस जियाओ कबीले में पहुंच गया। अंकल जियाओ जान को देखते ही उसने हमेशा की तरह जियाओयान के पिता का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। जियाओ जान के मुस्कुराने और यह संकेत देने के बाद कि उसे इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, जुन एर ने जल्दी से अपना सिर उठाया और उत्सुकता से पूछा, अंकल जियाओ, भाई जियाओयान कहाँ है? जियाओ जान कुछ पल के लिए चुप रही और फिर बोली, यान एर कुछ समय से प्रशिक्षण के लिए बाहर गया हुआ है। बिना किसी और बातचीत के जुन एर ने जियाओ जान को धन्यवाद दिया और जियाओ यान की तलाश में जाने के लिए तैयार हो गई। इस बार जुन एर गू कबीले से चुपके से निकल गई थी। उसके साथ न केवल 8 सितारा डू सम्राट लिंग यंग था, बल्कि गो कबीले से एक डू पूर्वज विशेषज्ञ भी था जो चुपके से उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार जुन एर गू युआन की आंखों का तारा थी। कबीले के नेता के रूप में वह गु दायरे के भीतर किसी भी हलचल को कैसे नोटिस नहीं कर सकता था। जिस क्षण जुन एर ने चुपके से भागने की योजना बनाई, वह पहले से ही अवगत। उसकी बेटी बड़ी हो रही थी और वह उसे हमेशा के लिए नियंत्रित नहीं कर सकता था। जैसे एक पक्षी के पंख मजबूत होते हैं, उसे उड़ने के लिए आकाश की आवश्यकता होती है। गु युआन ने चुपचाप आह भरी और उसे जाने देने का फैसला किया, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह जुन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी को न भेजे। इस प्रकार लिंग यंग और एक अन्य डू पूर्वज विशेषज्ञ को जुन के साथ भेजा गया। इसके अलावा अगर जुन को कभी भी जीवन धमकी वाली स्थिति का सामना करना पड़ा, तो उसे अपने साथ ले जाने वाले स्थानिक जेड स्लिप को कुचलने के लिए केवल 1 सेकंड की आवश्यकता थी, जिससे गु युआन को गु दायरे से बुलाया जा सके।
गु युआन ने इस बेटी के लिए बहुत कुछ किया था, उम्मीद है कि वह सुरक्षित रूप से बड़ी होगी। उसने चुपचाप जुनो की विदा होती हुई आकृति को देखा, एक लंबी सांस छोड़ते हुए। इस बीच कुछ जांच के बाद जुनो को जल्दी से जियाओ यान के ठिकाने के बारे में पता चल गया। कुछ सोचने के बाद उसने जियाओ यान को खोजने के लिए लिंग यंग के साथ जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर जाने का फैसला किया। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में इस समय गूफी और लिटिल फेरी डॉक्टर ने काफ़ी औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली थीं। हालांकि गूफी के भंडारण रिंग में अभी भी बहुत जगह थी, लेकिन यहाँ कोई और जड़ी बूटियां नहीं थी जिनकी उसे ज़रूरत थी। भाई गूफी, हम। इससे पहले कि लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी बात पूरी कर पाती, गूफी ने सिर हिला दिया। फिर उसने भाड़े के सैनिकों को सूचित किया कि वे पहाड़ से उतरने के लिए तैयार हैं। हालांकि उसकी खूबसूरत आंखें चिंता से भरी हुई थीं और उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। लिटिल फेरी डॉक्टर को चिंता का अनुभव होता है। भावना मूल्य जोड़ 100। सिस्टम की मदद से गूफी ने लिटिल फेरी डॉक्टर की स्थिति को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। ध्यान भटकने के कारण लिटिल फेरी डॉक्टर ने यह भी नहीं देखा कि गूफी उसके सामने रुकी, सीधे उसकी ठोस पीठ से टकराए और आखिरकार वास्तविकता में वापस आ गई। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसका पूरा व्यवहार उदास लग रहा था। गूफी ने अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए उसे देखा। लिटिल फेरी डॉक्टर की चिंता का कारण यह था कि वह पहले ही रेनबो पॉइजन बुक को पलट चुकी थी, जो उसने अपनी जड़ी बूटी इकट्ठा करने के दौरान चट्टान के नीचे गुफा में प्राप्त की थी। जिस क्षण उसने एक पृष्ठ की शुरुआत में दुखद जहर शरीर शब्द देखा, उसका दिल डूब गया। एक अस्पष्ट भावना ने उसे बताया कि अगर वह पढ़ना जारी रखती है तो उसे पछतावा होगा। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने होंठ काटे और पढ़ना जारी रखा। पूरी रेनबो पॉइजन बुक खत्म करने के बाद उसे पता चला कि उसके पास वो फुल पॉइजन बॉडी है। लिटिल फेरी डॉक्टर को पता चल गया था कि उसका वो फुल पॉइजन बॉडी अभी तक नहीं खुला है, इसलिए उसने खुद को ज़्यादा सोचने से रोकने की बहुत कोशिश की। अभी ज़्यादा दबाव वाला मामला वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप का था। इस बार गूफी ने उनके डिप्टी लीडर मूली को मार दिया था। हालांकि उसने कोई गवाह नहीं छोड़ा और जो भाड़े के सैनिक बच गए थे, वे घटना की रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाए। वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप को अभी भी उस पर शक हो सकता है, क्योंकि गुफेल इस इलाके में नहीं थी और तार्किक रूप से मूली के साथ उसका कोई पिछला संघर्ष नहीं होना चाहिए था। अधिकांश बचे हुए भाड़े के सैनिक मूली से कमज़ोर थे और उसे मार नहीं सकते थे, जबकि कुछ मजबूत सैनिक वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप को भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसलिए अगर उन्होंने ध्यान से सोचा तो उन्हें लिटिल फेरी डॉक्टर पर शक हो सकता है। अगर वह किंगशान टाउन लौटती है तो वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप उसे जाने नहीं देगा। हालांकि गुफेल मजबूत था, वह शायद किंगशान टाउन जैसी छोटी जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। छोटी परी डॉक्टर की साफ बैंगनी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। छोटी परी डॉक्टर चिंता इमो का अनुभव करती है। टीएन वैल्यू जोड़ 100। गूफी ने आह भरी। वह लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखों में चिंता साफ देख सकता था। उसे उम्मीद थी कि वह खुद ही इस बात को स्वीकार कर लेगी, लेकिन यह असंभव लग रहा था क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज़्यादा सोचने लगा था। गूफी ने आगे बढ़कर धीरे से पूछा, लिटिल फेरी डॉक्टर, क्या आप किंगशान टाउन लौटने और वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के बदला लेने के बारे में चिंतित हैं? लिटिल फेरी डॉक्टर पर अपनी नज़र टिकाते हुए उसका स्वर गर्म था। वह एक पल के लिए झिझकी। हाँ सर, आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप किंगशान टाउन में सबसे शक्तिशाली है। अब जब उनका डिप्टी लीडर मर चुका है तो वे इसे जाने नहीं देंगे। इसके अलावा मूली लीडर का बेटा था। लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी चिंता को खुले तौर पर स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। वह बहुत चिंतित थी। वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप निर्दयी था और जो लोग उनका विरोध करते थे उनका शायद ही कभी भला होता था। अब जबकि उनके उपनेता रहस्यमय तरीके से मर चुके हैं, बदला और भी भयानक होगा। गूफी ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत रहें, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अगली बार मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन मैं वास्तव में कुछ दिनों के लिए किंगशान टाउन में रहूंगा। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है तो मैं उनसे निपट लूंगा। गूफी ने विराम लिया। आपको बस लिटिल फेरी डॉक्टर बनना है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। लिटिल फेरी डॉक्टर कृतज्ञता का अनुभव करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। लिटिल फेरी डॉक्टर गूफी को चकित होकर देखती रही। उसके आत्मविश्वास भरे लहजे ने उसे सुरक्षा की गर्म लहर का एहसास कराया। गूफी ने बैंगनी बालों वाली, बैंगनी आंखों वाली लड़की को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मानो वह रोने वाली हो। किंगशान टाउन में हर कोई लिटिल फेरी डॉक्टर का सम्मान करता था, लेकिन किसी ने उससे कभी नहीं कहा था, तुम्हें बस लिटिल फेरी डॉक्टर बनना है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। लिटिल फेरी डॉक्टर का गला भर आया। उसकी लंबे समय से भूली हुई दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लिटिल फेरी डॉक्टर को स्नेह का अनुभव होता है। भावना मूल्य जोड़ 100। उसने और कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा बहुत शांत था, क्योंकि वह गूफी के साथ पहाड़ से नीचे उतर रही थी।
अध्याय 23। चलो मैं तुम्हें मार डालूंगा। किंगशान शहर में वापस आने के बाद गुफेई तुरंत छिप गया, किसी को भी खुद को नहीं दिखाया। उसने जियाओ यीजियान को एक गहरी नज़र से देखा, उसे चिंता न करने का आश्वासन दिया और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। जियाओ यीजियान निराश महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। भले ही उन्होंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था, लेकिन जियाओ यीजियान ने जब गुफेई को अचानक गायब होते देखा तो वह दुखी हो गई। उसने अपनी भावनाओं को छिपाया और शांत भाव से गुफेई के निर्देशों का पालन किया। जब बॉस याओ ने उसके बारे में पूछा तो उसने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि शक्तिशाली किमियागर पहले ही जा चुका है। उसने समझाया कि उसे जो जड़ी बूटियां चाहिए थीं, उन्हें प्राप्त करने के बाद गुफेई ने पहाड़ से नीचे उतरने पर जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीम से अलग रास्ता अपनाया था। तो वह सम्मानित व्यक्ति पहले ही जा चुका है। बॉस याओ ने शांति से जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर किमियागर के साथ पक्षपात करने का अवसर चूकने का पछतावा किया। किंगशान टाउन में वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के मुख्यालय में म्यूशे को जब पता चला कि उसके बेटे म्यूला को बेरहमी से मार दिया गया है और उसे मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और उसने अपने हाथ में रखे कप को चूर्ण में बदल दिया। कांच के टुकड़े धीरे धीरे गिरे और म्यूशे की अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई, क्योंकि उसने अपने दांत पीस लिए। वह मूर्ख नहीं था। इस पर विचार करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि मुख्य संदिग्ध जियाओ यीजियान होना चाहिए। ये जानते हुए कि म्यूली की मौत का संबंध थाउजेंड मेडिसिन हाउस के छोटे चिकित्सक से था, वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सका और तुरंत अपने क्रोध को बाहर निकालने के लिए जियाओ यीजियान को मारने के लिए लोगों को भेजा। हालांकि पहले तो वह हिचकिचाया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जियाओ यीजियान की रक्षा करने वाला शक्तिशाली किमियागर वास्तव में चला गया है या नहीं। सावधानी के कारण उसने पुष्टि होने का इंतजार किया। जब उसके अधीनस्थों ने बताया कि जियाओ यीजियान ने दावा किया है कि गुफी पहले ही जा चुका है, तो मूशे ने व्यंग्य किया। उसकी अभिव्यक्ति हत्या के इरादे से भरी हुई थी। जाओ, थाउजेंड मेडिसिन हाउस में बॉस याओ को सूचित करो कि वह जियाओ यीजियान को सौंप दे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा और ये दोस्ताना नहीं होगा। मूशे के अधीनस्थों ने उसे शायद ही कभी इतना क्रोधित देखा था। उन्होंने डरते हुए सिर हिलाया और थाउजेंड मेडिसिन हाउस की ओर भाग गए। इस बीच थाउजेंड मेडिसिन हाउस के बॉस याओ ने भी गुफी के चले जाने की पुष्टि करने के बाद अपना असली रूप प्रकट कर दिया। एक चतुर और चालाक व्यक्ति। उसने देखा था कि गुफेल ने शियाओ यीशन की सूक्ष्म रूप से रक्षा की थी। अब जब गुफी वास्तव में चला गया था तो शियाओ यीजियान असुरक्षित हो गया था। बॉस याओ को चट्टान के नीचे खजाने के बारे में लंबे समय से पता था, लेकिन उसने कभी भी अपने ज्ञान का खुलासा नहीं किया था। लालच से प्रेरित होकर वह हमेशा उसमें से एक हिस्सा चाहता था। ये जानते हुए कि जियाओ यीजियान और गुफी ने खजाना वापस पा लिया होगा, उसने उसे तुरंत कैद कर लिया और खजाने के ठिकाने के बारे में लगातार पूछताछ की। स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि उसके शरीर की पूरी तलाशी से बस एक कदम दूर था। जब बॉस याओ को मूशे का संदेश मिला तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई। उसके होंठ एक भयावह मुस्कान में मुड़ गए। बॉस याओ ने अपना गुस्सा निकालने के लिए मूशे को सौंपने से पहले जियाओ यीजियान से खजाने का पता लगाने की योजना बनाई। जब जियाओ यीजियान को अचानक कैद कर लिया गया तो उसके तेज दिमाग ने तुरंत समझ लिया कि यह बॉस याओ की योजना थी। उसे इस पर यकीन नहीं हुआ। बॉस याओ ने हमेशा खुद को दयालु और सौम्य के रूप में पेश किया था, कभी भी अपनी आवाज़ नहीं उठाई। अब उसने उसे मूशे का नाम लेते हुए सुना। उसे डर था कि मूशे ने बॉस याओ से उसे सौंपने की मांग की थी। जैसे जैसे ये घटनाएं तेजी से सामने आईं, जियाओ यीजियान की चिंता बढ़ती गई। हालांकि मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में गुफी के निर्देशों को याद करते हुए वह धीरे धीरे शांत हो गई। उस रात निरर्थक पूछताछ के एक और दौर के बाद बॉस याओ के आदमी चले गए, जिससे जियाओ यीजियान थक गई और दीवार के सहारे झुक गई। उसका मन भटक रहा था। ऐसा लगता है कि मेरी अनुपस्थिति ने वास्तव में कई लोगों को तुम्हें निशाना बनाने के लिए प्रेरित किया है। जियाओ यीजियान, तुम कैसे हो? जियाओ यीजियान आश्चर्यचकित महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। परिचित कोमल आवाज सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य से खुल गईं। ये गुफी थी जो अचानक उसके कमरे में आकर खड़ी हो गई थी। वह चला गया, एक कुर्सी ली और जियाओ यीजियान के सामने बैठ गया। गुफी, तुम आखिरकार आ ही गई। जियाओ यीजियान को छुआ हुआ महसूस होता है। भावना मूल्य जोड़ 100। पूछताछ और दबाव के एक दिन के बाद जियाओ यीजियान, हालांकि शारीरिक रूप से सुरक्षित थी, मानसिक रूप से थक गई थी। अब गुफी को देखकर उसकी आंखें भावनाओं से भर गईं। चलो, मैं तुम्हें कुछ लोगों को मारने के लिए ले जाऊंगा। गुफी ने अपने सामान्य शांत व्यवहार के साथ बोलते हुए थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसके शब्दों ने जियाओ यीजियान को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। जियाओ यीजियान को छुआ हुआ महसूस होता है। भावना मूल्य जोड़ 100। वह वर्णन नहीं कर सकती कि कैसे उस पल उसे लगा उसका दिल दुख रहा था, फिर भी उसे यह नापसंद नहीं था।
गूफी ने फिर उसे कमरे से बाहर निकाला, हॉल में खुलेआम चलते हुए। जियाओ यी जियान का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने देखा कि दरवाजे पर तैनात भयंकर पहरेदार अब झुके हुए थे, मानो किसी अंतहीन सपने में फंसे हों। उनका पहला गंतव्य बॉस याओ का था निवास। बॉस यू रात के लिए पहले ही सो चुका था, लेकिन जब उसने धीमी आवाज सुनी तो वह अचानक उठ बैठा और चिल्लाया, कौन है? मैं हूँ, गूफी ने जवाब दिया। जियाओ यी जियान को साथ लेकर आगे बढ़ा। उन दो लोगों को देखकर जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए था, बॉस याओ जम गया, उसकी हथेलियों में ठंडा पसीना आ गया। बॉस याओ को दोषी महसूस हुआ। भावना मूल्य जोड़ 1-0। तुम और जियाओ यी जियान इतनी देर रात मुझसे मिलने क्यों आए हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसने पूछा, अज्ञानता का बहाना करते हुए धीरे धीरे काटता रहा जब तक कि गूफेल की ठंडी निगाह ने उसे अपनी जगह पर नहीं रोक लिया। गूफी ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी हथेली में ऊर्जा का एक भयानक प्रवाह इकट्ठा होने लगा। बॉस याओ को अत्यधिक भय महसूस हुआ। भावना मूल्य जोड़ 1-5। बॉस याओ तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया, रोते हुए और अपनी जान की भीख मांगते हुए। कृपया मुझे छोड़ दो, मैंने जियाओ यी जियान को उसकी रक्षा के लिए कैद किया है। वह अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए उसे मरना चाहता है। मैंने यह उसके भले के लिए किया। लेकिन गूफी ने पिछले कुछ दिनों से सब कुछ गुप्त रूप से देखा था, उसे पता था कि बॉस याओ यंग है। बिना एक और शब्द कहे उसने एक तेज सटीक प्रहार किया। भयानक ऊर्जा बॉस याओ की छाती में घुस गई, जिससे वह तुरंत मर गया, ठीक वैसे ही जैसे मूली पहले मर गया था। जियाओ यी जियान चुप रहा, गूफी को बॉस याओ से सहजता से निपटते हुए देखता रहा। फिर वह उसे मूशे को खोजने के लिए वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के मुख्यालय ले गया। पिछले कुछ दिनों में गूफेल ने मूशे और बॉस याओ दोनों की दुर्भावना देखी थी और उनके साथ व्यवहार करने में कोई दया नहीं दिखाई। मूशे को डर, भावना मूल्य जोड़ 1-0 महसूस होता है। गूफी ने मूशे को खुद का बचाव करने का कोई मौका नहीं दिया, एक हल्का लेकिन घातक प्रहार किया जिससे मूशे की भयभीत आंखें जम गईं। जियाओ यी जियान ने चुपचाप गूफी का पीछा किया और देखा कि वह बॉस याओ और मूशे दोनों को तेजी से नीचे गिरा रहा है। जियाओ यी जियान को कृतज्ञता भावना महसूस होती है। मूल्य जोड़ 1-0। हालांकि गूफी ने बिना किसी हिचकिचाहट के हत्या की, लेकिन वह डरी नहीं। वह जानती थी कि ये लोग मरने के लायक हैं। गूफी उसका बदला ले रही थी। वह गूफी के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस करती थी। उसके बिना उसकी स्थिति बहुत खराब होती। अध्याय 24। जहर की अधिक खुराक। जियाओ यी जियान ने मूशे के बेजान चेहरे पर नजर डाली। उदासीनता के अलावा कुछ भी महसूस नहीं करते हुए वह चुपचाप गूफी के पीछे उसके कमरे में चली गई। रात ने हजारों दवाइयों के घर को एक शांत सन्नाटे में ढक लिया। अभी तक किसी को भी बॉस याओ की मौत का पता नहीं चला। अपने बिस्तर पर लेटी हुई जियाओ यी जियान ने एक हल्की सी मुस्कान को बाहर आने दिया क्योंकि उसने चुपके से अपने बिस्तर के पास चुपचाप बैठे युवक को देखा। उसका चेहरा आश्वस्त करने वाला था और कभी कभी वह जो मुस्कुराहट दिखाता था वह बहुत ही सौम्य लग रहा था, जो उस भावहीन कुशल हत्यारे के बिल्कुल विपरीत था जिसने अभी अभी बॉस याओ और म्यूशे की जिंदगी खत्म की थी। फिर भी जियाओ यी जियान ने अपने दिल में एक गर्म चमक महसूस की, ये जानते हुए कि कोई उसकी रक्षा करने के लिए वहां था। इस बार गूफी ने उसके लिए किंगशान टाउन में बहुत से लोगों को मार डाला था। इसके अलावा ये कोई साधारण लोग नहीं थे। एक था बॉस याओ, जो 1000 मेडिसिन हाउस का मालिक था, जिसके कई कनेक्शन थे, और दूसरा था म्यूशे, जो वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी का प्रसिद्ध नेता और एक शक्तिशाली 2 सितारा डू मास्टर था। बुद्धिमान और समझदार जियाओ यी जियान को एहसास हुआ कि किंगशान टाउन में उसके शांतिपूर्ण दिन खत्म हो गए हैं। गूफेल की सुरक्षा के बिना शहर में रहना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। इसलिए जब गूफेई ने उसकी ओर मुड़कर सहजता से पूछा, जियाओ यी जियान, तुम आगे क्या करने की योजना बना रही हो? उसने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराई और कहा, मुझे लगता है कि मैं उस छोटी घाटी में कुछ समय के लिए रहूंगी जिसे हमने पहले खोजा था। गूफेई ने आगे जोर नहीं दिया। चूंकि जियाओ यी जियान ने पहले ही अपना मन बना लिया था, इसलिए उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जियाओ यी जियान फिर बिस्तर से कूद गई और खिड़की के पास चली गई, सीटी बजाते हुए। गूफेर के तीखे कानों ने दूर से आ रहे पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी। आवाज़ नज़दीक आती गई और फिर धीमी हो गई क्योंकि खिड़की के बाहर कुछ उतरा। एक स्पष्ट टैपिंग ध्वनि के बाद, और जब जियाओ यी जियान ने खिड़की खोली तो एक नीला चील बाहर ज़मीन पर बैठा था। उसकी जीवंत आंखें उन्हें देख रही थीं। जियाओ यी जियान चतुराई से खिड़की से बाहर चढ़ गई और बड़े नीले चील के पास पहुंच गई। पक्षी ने अपना सिर उसके पास झुकाया, उसे प्यार से चूमा। उसने अपना सिर घुमाया, उसके चिकने पंखों को सहलाया, जो खुशी से चहक उठी। यह मेरा पालतू ब्लू ईगल है, एक प्रथम श्रेणी का उड़ने वाला जादुई जानवर, जियाओ यी जियान ने गूफेल की निगाहों को देखते हुए समझाया। ब्लू ईगल मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में आम थे, लेकिन एक को वश में करने में जियाओ यी जियान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। एक पल की हिचकिचाहट के बाद जियाओ यी जियान ने गूफी की ओर रुख किया और हिचकिचाते हुए पूछा, भाई गूफी, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगे?
उसे खतरे का डर नहीं था, बल्कि उससे अलग होने की एक अकथनीय अनिच्छा महसूस हो रही थी, जिसके कारण उसने आवेग के क्षण में यह अनुरोध किया। जियो यी जियान प्रत्याशा महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 100। गोफी ने थोड़ी देर के लिए इस पर सोचने का नाटक किया। जियो यी जियान की उम्मीद भरी निगाहों के नीचे उसने धीरे से सिर हिलाया। जियो यी जियान खुश महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 100। जियाओ यी जियान ने धीरे से मुस्कुराया और ब्लू ईगल की चौड़ी पीठ पर चढ़ गया। गूफी अपनी उड़ान की क्षमता के बावजूद पक्षी पर उसका पीछा किया। एक बार जब वे दोनों सुरक्षित रूप से बैठ गए तो ब्लू ईगल ने अपने पंख फड़फड़ाए और धीरे धीरे आसमान में चढ़ गया। ऊपर उड़ने का अनुभव रोमांचकारी था। अपने सामान्य शांत व्यवहार के बावजूद जियाओ यी जियान आखिरकार अभी भी एक छोटी लड़की थी। वह दूर की जमीन को देखने के लिए उत्साह से आगे झुकी। भाई गूफी, वह मेरी पसंदीदा दुकान है। हाँ हाँ, सावधान रहो, गूफी ने चेतावनी दी। हालांकि ब्लू ईगल की पीठ विशाल थी, लेकिन उसे डर था कि जियाओ यी जियान की हरकतों के कारण वह गलती से गिर न जाए। इसलिए वह उसके करीब बैठ गया। जैसे ही जियाओ यी जियान मुड़ी, उसके होंठ गूफी के गाल से टकराए। वह कांप उठी, उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या किया है, और उसका चेहरा लाल हो गया। इस अनजाने कृत्य ने उनके बीच एक अजीब लेकिन अवर्णनीय भावना पैदा कर दी और वे दोनों चुप हो गए। जियो यी जियान को शर्मा रही है। भावना मूल्य जोड़ 100। इसके बाद जियो यी जियान ने और अधिक संयमित व्यवहार किया। जल्द ही ब्लू ईगल मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के किनारे से उड़कर एक बेसिन पर पहुंच गया। ये वही जगह थी जहां 1000 मेडिसिन हाउस ने पहले औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए भाड़े के सैनिकों का एक समूह भेजा था। हालांकि ब्लू ईगल बेसिन में और भी गहराई में चला गया, जहां का इलाका अक्सर धुंध में डूबा रहता था। दूर से भी गूफी केवल जगह की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। ब्लू ईगल धीरे धीरे घाटी में उतरा, जो समृद्ध ऊर्जा से भरी हुई थी। गूफी वहां ऊर्जा के घनत्व से सुखद आश्चर्यचकित था। हालांकि गू दायरे में जितना मजबूत नहीं था, यह बाहर की तुलना में काफी अधिक केंद्रित था। जियो यी जियान को गर्व महसूस होता है। भावना मूल्य जोड़ 100। भाई गूफेफ, आपको क्या लगता है, क्या ये जगह बढ़िया नहीं है? ये छोटी सी घाटी बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग है। आसमान में धुंध के कारण ये बहुत छिपी हुई है। अगर मैं गलती से इस पर ठोकर नहीं खाता तो शायद मैं इस छिपे हुए रत्न की खोज नहीं कर पाता। गूफी के आश्चर्य को देखते हुए जियो यी जियान ने गर्व के साथ कहा। ये वास्तव में बहुत अच्छा है, गूफेल ने सिर हिलाकर सहमति जताई। इसके बाद जियो यी जियान गूफी को एक छोटी सी झोपड़ी में ले गया, जहां वह अपनी पिछली यात्राओं के दौरान अस्थायी रूप से रुकी थी। गूफी को इस साधारण निवास से कोई परेशानी नहीं हुई और वह आराम से वहां बस गया। इस शांत और ऊर्जा से भरपूर जगह में गूफी का मन शांत हो गया, क्योंकि वह और जियो यी जियान घाटी की अनोखी शांति का आनंद ले रहे थे। वहां कोई और इंसान नहीं था, केवल प्रकृति के प्राणी थे। हालांकि अगली सुबह गूफी ने देखा कि जियो यी जियान बहुत देर से बाहर नहीं आई थी। चिंतित होकर उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने उसे धक्का देकर खोला। अंदर हवा में धुआं भरा हुआ था और कमरे में जहर की भारी गंध भर जाने पर गूफेल ने आंखें सिकोड़ लीं। आह भरते हुए उसने हार मानते हुए अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उसने आखिरकार यह रास्ता चुना है। जहर दूसरों के लिए घातक हो सकता था, लेकिन गूफेल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अपनी आस्तीन को हल्के से झटकते हुए वह कमरे में दाखिल हुआ। जैसे जैसे धुआं धीरे धीरे छटता गया, गूफी ने देखा कि जियाओ यी जियान बिस्तर पर लेटी हुई है। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया है, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं। उसके गुलाबी गाल अब एक भयानक इंद्रधनुषी रंग से रंगे हुए थे। एक संक्षिप्त जांच के बाद गूफी को एहसास हुआ कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। वह बस एक बार में बहुत ज्यादा जहर निगलने के प्रभावों से पीड़ित थी। इतनी बड़ी खुराक को संभालने के लिए उसका साधना स्तर बहुत कम था। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए तुम पर नजर रखनी होगी। गूफी उसके बगल में बैठ गया, चुपचाप ध्यान लगाते हुए वह जियाओ यी जियान पर निगरानी रख रहा था, उसके स्वाभाविक रूप से जागने का इंतजार कर रहा था। हालांकि वह उसे जगाने के लिए मजबूर कर सकता था, लेकिन इससे उसके शरीर को नुकसान हो सकता था। भले ही जियाओ यी जियान को कोई तत्काल खतरा नहीं था, गूफी ने उस पर कड़ी नजर रखी, किसी भी अप्रत्याशित जटिलता के मामले में कार्रवाई करने के लिए तैयार। अध्याय 25 जुन एर का क्रोध। किंगशान टाउन। एक बड़ा काला रूलर लिए एक युवक उत्सुकता से चहल पहल भरे बाजार में इधर उधर देखता हुआ चला गया। उसके शरीर पर कई निशान थे, हालांकि वे ठीक हो गए थे, लेकिन हल्के निशान अभी भी बचे हुए थे। उसके दाहिने हाथ में एक अस्पष्ट काली अंगूठी पहनी हुई थी। ये युवक जियाओ यान था। वह आखिरकार जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के सबसे नज़दीकी छोटे शहर में पहुंच गया था। जियाओ यान बाजार में घूमता रहा, कभी कभी कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए रुकता था और साथ ही जानकारी भी जुटाता था।
मूल रूप से जियाओयान किंगशान टाउन पहुंचते ही प्रशिक्षण के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने की तैयारी के इरादे से घर से निकला था। हालांकि पहले गु याओ द्वारा भेजे गए एजेंटों द्वारा हमला किए जाने के कारण याओ लाओ को जियाओयान को बचाने के लिए अपनी आत्मा शक्ति खर्च करनी पड़ी, जिससे वह गहरी नींद में सो गया। नतीजतन जियाओयान गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि उसकी चोटें लगभग ठीक हो गई थीं, लेकिन जियाओयान अकेले पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं था। इसलिए उसने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक भाड़े के सैनिक दल में शामिल होने की योजना बनाई। बाजार में जानकारी इकट्ठा करते समय उसने हाल ही में किंगशान टाउन में हुई कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सुना। जियाओयान ने पहले से ही प्रसिद्ध वुल्फ-हेड भाड़े के सैनिक दल के बारे में सुना था। जब उसने किसी को समूह के नेता मू शे की भावुकता से प्रशंसा करते हुए सुना और उल्लेख किया कि मू शे एक 2 सितारा डू मास्टर था, तो जियाओयान को सत्ता की लालसा महसूस हुई। हालांकि अच्छी तरह से सूचित दुकानदार ने रहस्यमय तरीके से उसे एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाया, वुल्फ-हेड भाड़े के सैनिक दल, एक डू मास्टर विशेषज्ञ के साथ सबसे मजबूत समूह, पूरी तरह से मिटा दिया गया था। ये सुनकर जियाओयान की पुतलियां सिकुड़ गईं, दुनिया की अप्रत्याशित प्रकृति से आश्चर्यचकित। लेकिन दुकानदार के अगले शब्दों ने उसे और भी चौंका दिया। जाहिर है, उन्हें एक रहस्यमय युवा कीमियागर ने नष्ट कर दिया था, जो केवल 16 साल का लग रहा था, सब अकेले। ये सुनने के बाद जियाओयान अभी भी अचंभित था, दुकान से बाहर चला गया। ऐसी भयानक शक्ति, कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के तथाकथित युवा संप्रदाय गुरु नालन यानरान से भी कहीं आगे है। इस समय जियाओयान केवल एक साधारण डू प्रैक्टिशनर था, इसलिए वह बिना किसी और विचार के ऐसी चीज़ों पर केवल आश्चर्यचकित हो सकता था। जियाओयान ने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में आने का कारण इसलिए चुना था क्योंकि याओ लाओ ने अपनी आत्मा शक्ति को समाप्त करने और गहरी नींद में गिरने से पहले उम्मीद की थी कि जियाओयान 1 साल के लिए वहां प्रशिक्षण लेगा। जियाओयान का इरादा ऐसी आत्मा औषधियों की खोज करना भी था जो उसके प्रशिक्षण के दौरान याओ लाओ की आत्मा को पुनर्स्थापित कर सकें। इस बार याओ लाओ की आत्मा को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया गया था। जियाओयान ने रास्ते में अनगिनत बार उसे पुकारा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अपनी चिंता के बावजूद जियाओयान कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन एक समय में एक कदम आगे बढ़ा सकता था। अगले दिन दोपहर में जियाओयान ने आखिरकार पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए एक भाड़े के समूह को चुना। पहाड़ों में 2 दिनों के बाद किंगशान टाउन ने 2 अन्य प्रतिष्ठित मेहमानों का स्वागत किया। लहराते बालों वाली एक खूबसूरत युवा लड़की बाजार में घूम रही थी, कभी कभी चमकती आंखों से रुककर विभिन्न वस्तुओं को देख रही थी, अपने बगल में बैठे बुजुर्ग को पैसे देने के लिए खींच रही थी। लिंगयंग केवल आहें भर सकती थी, असहाय होकर युवती के लिए चीजें खरीद रही थी। कई दुकानदार और भाड़े के सैनिक चालाकी से अमीर अजनबियों को देख रहे थे, उनकी निगाहें उन पर टिकी हुई थीं। वास्तव में इस हाई प्रोफाइल व्यवहार का उद्देश्य उस बड़ी मछली को बाहर निकालना था जिसे वह ढूंढ रही थी। अगर भाई जियाओयान यहाँ होते तो उन्हें पहले से ही उसके आने के बारे में पता होना चाहिए था और उसे ढूंढने के लिए आना चाहिए था। वह क्यों नहीं देखा, ये देखते हुए कि यह तरीका काम नहीं कर रहा था। जुना के पास व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि क्या किसी ने पिछले कुछ दिनों में एक बड़े काले शासक के साथ एक युवक को देखा है। सुबह से शाम तक आधे दिन तक पूछताछ करने के बाद उसने आखिरकार कुछ सुराग जुटाए। उसने जो जानकारी प्राप्त की उससे पता चला कि भाई जियाओयान पहले ही जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के लिए निकल चुका था। जुना अपने घर लौट आए, अपनी थोड़ी को अपने हाथ में टिकाते हुए एक आह भरते हुए। ऐसा लगता है कि हम बहुत देर से पहुंचे हैं। भाई जियाओयान पहले ही जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुका है। जुन एर अपने घर लौटी, अपनी थोड़ी को हाथ में थामे हुए आह भरते हुए। ऐसा लगता है कि हम बहुत देर से पहुंचे हैं। भाई जियाओयान पहले ही जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुका है। लिंगयंग ने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा, ये जानते हुए कि जुन एर के अपने विचार होंगे। निश्चित रूप से खिड़की के बाहर दूर के पहाड़ों को देखते हुए चिंतन के एक पल के बाद जुन एर ने उत्साह से अपने हाथों को ताली बजाई और लिंगयंग से कहा, भाई जियाओयान को खोजने के लिए मैं खुद जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश क्यों नहीं करती। हालांकि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में जुन एर के लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन अंदरूनी भाग अज्ञात खतरों से भरा था। जुन एर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिंगयंग ने उसे रोकने का फैसला नहीं किया और उसका करीब से पीछा करने की योजना बनाई। ये निर्णय लेने के बाद जुन एर ने जियाओयान के पीछे पीछे जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया। पदचिह्न। सौभाग्य से जुना के पास था अपने मार्ग का पता लगाने के लिए एक खजाना, लेकिन विशाल जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में एक व्यक्ति को ढूंढना अभी भी अविश्वसनीय रूप से कठिन था। दूसरी ओर, हालांकि जियाओयान पहाड़ों में प्रवेश करने के लिए एक भाड़े के समूह में शामिल हो गया था, लेकिन वह जल्द ही गुप्त रूप से उनसे अलग हो गया और अकेले प्रशिक्षण लेने लगा। आखिरकार भाड़े के सैनिक, ये देखते हुए कि जियाओयान कितना छोटा था,
जादुई जानवरों का सामना करने पर उसकी रक्षा करेगा, जिसने जियाओयान को अपने कौशल को सही मायने में निखारने से रोक दिया। इस प्रकार अपने दांत पीसते हुए जियाओयान ने जोखिम उठाने और अपने दम पर जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का पता लगाने का फैसला किया। क्योंकि जियाओयान समूह से अलग हो गया था और एक और अधिक छिपी हुई पगडंडी छोड़ गया था, जुन ए लिंगडियंग की मदद के साथ भी उसे अभी तक नहीं पा सका था। जुन ए धैर्य बनाए रखते हुए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में लिंगडियंग का अनुसरण करते हुए गहराई तक चली गई। अचानक एक आवाज ने उसके कदमों को रोक दिया। मिस, मुझे यहाँ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, कुछ ठीक नहीं है। लिंगडियंग ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, उसका चेहरा विस्मय से भरा हुआ था। जुन ए रुक गई और गंभीर भाव से उसकी ओर देखने लगी। वह लिंगडियंग की क्षमताओं को जानती थी। अगर लिंगडियंग ने कहा कि कुछ गलत है, तो वह निश्चित रूप से गलत था। लिंगडियंग चुपके और टोही में सबसे कुशल थी। हालांकि उसने जो हल्की गंध महसूस की, गूफी से संबंधित, वह पहले से ही कई दिनों पुरानी थी, जिससे उसे पहचानना मुश्किल हो गया। बोलने से पहले लिंगडियंग एक पल के लिए झिझकी। मैं ये निर्धारित नहीं कर सकती कि यह गंध किसकी है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह गो कबीले के सदस्य से आती है और उनकी ताकत अज्ञात है। गूफी अपनी आभा को छिपाने में कुशल था और उसके द्वारा छोड़े गए निशान कई दिनों पुराने थे। लिंगडियंग की इसे पहचानने की क्षमता पहले से ही प्रभावशाली थी। हालांकि लिंगडियंग अत्यधिक कुशल था, लेकिन वह इस आभा के मालिक की पहचान नहीं कर सका। सुनने के बाद जुन एर की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई। लिंगडियंग के शब्द, लिंगडियंग की खोज ने उसके अंदर घबराहट और गुस्से की लहर पैदा कर दी। गुयाओ द्वारा पिछले हमले के कारण भले ही इस बार कोई ठोस सबूत नहीं था, जुना को यह चिंता सता रही थी कि गो कबीले का कोई और सदस्य भाई जियाओयान को मारने के लिए यहाँ आया है। इसने जुना की जियाओयान को खोजने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की तत्परता को और बढ़ा दिया। भाई जिनोयान की ताकत अभी भी गो कबीले द्वारा भेजे गए हत्यारे का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगर इस बार कोई रहस्यमय व्यक्ति उसे नहीं बचाता, तो भाई जियाओयान क्या करेगा? अध्याय 26, युन युन का आगमन। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में गूफी ने चुपचाप लिटिल फेरी डॉक्टर के जागने का इंतजार किया और 3 दिन ऐसे ही बीत गए। इस दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर की आभा में थोड़ा उतार चढ़ाव आया, लेकिन सौभाग्य से कुछ भी गलत नहीं हुआ और आखिरकार सब कुछ स्थिर हो गया। गूफी को कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार इस छोटी सी घाटी में ऊर्जा काफी प्रचुर मात्रा में थी। हालांकि यह उसके लिए समुद्र में एक बूंद की तरह था, लेकिन ये कुछ न होने से बेहतर था। उसने गतिहीन लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए एकमात्र बिस्तर छोड़ दिया, इसलिए उसे जमीन पर बैठकर ध्यान करना पड़ा। चौथे दिन लिटिल फेरी डॉक्टर आखिरकार जाग गई। जिस क्षण गूफी ने उसे जागते हुए महसूस किया, उसने अपनी आंखें खोलीं और उनकी निगाहें मिलीं। लिटिल फेरी डॉक्टर को छुआ हुआ महसूस होता है। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। गूफी को अपने पास देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर को एहसास हुआ कि वह पिछले कुछ दिनों से उस पर नजर रख रहा था। उसका दिल अचानक गर्मजोशी से भर गया और वह मुस्कुराए, लेकिन जल्द ही, जैसे कि उसे कुछ याद आ गया, उसकी आंखें चकरा गईं और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। गूफी को फिर से देखने की हिम्मत नहीं हुई। लिटिल फेरी डॉक्टर हीन महसूस करती है। भावना अंक -100। बड़े भाई गूफी, पिछले कुछ दिनों से मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। एक बस दवा बनाते समय एक छोटी सी दुर्घटना हो गई, लिटिल फेरी डॉक्टर ने कर्कश आवाज में कहा, अपने निचले होंठ को काटते हुए। उसकी उंगलियों ने उसकी पोशाक के हेम को कसकर पकड़ लिया और उसकी बैंगनी आंखें जटिल भावनाओं से भरी थीं। उसे डर था कि गूफी ने उसका काला रहस्य जान लिया है। अगर बड़े भाई गूफी को वास्तव में पता चल गया, तो क्या वह उसे घृणा करेगा और उससे डरेगा? उसे लगा कि वह चलती फिरती आपदा है। गूफी ने कभी मुस्कुराने वाली लड़की में अचानक सतर्कता देखी और वह भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। उसने बेशक लिटिल फेरी डॉक्टर की भावनाओं में बदलाव देखा था और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने उसे क्या समझा? वह संभवतः उससे घृणा कैसे कर सकता है? मुझे आपके संविधान के बारे में पहले से ही पता है। ये दुखद जहर शरीर है ना? हालांकि गूफी का लहजा सवालिया था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। लिटिल फेरी डॉक्टर को झटका लगा। भावना अंक जोड़ 100। लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने गूफी को देखा, जिसने लापरवाही से रेनबो पॉइजन बुक की ओर इशारा किया, जिसे उसने इधर उधर छोड़ दिया था। उसका दिमाग घूम गया और उसने गूफी की प्रतिक्रिया को देखने की हिम्मत नहीं की। ये संविधान अंततः उसके आसपास के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाएगा और वह खुद इसे घृणा करती थी। हालांकि विषैले विष शरीर ने विष को अवशोषित करके तेजी से साधना की अनुमति दी, जिससे उसे शक्ति मिली। बड़े भाई गूफी, क्या तुम मेरे जैसे किसी व्यक्ति से घृणा करते हो? क्या तुम फिर भी मेरे दोस्त बनना चाहोगे? लिटिल फेरी डॉक्टर ने कांपती आवाज में पूछा। उसका स्वर धीमा था। गूफी ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मूर्ख लड़की, बेशक मैं नहीं चाहूंगा, और बेशक मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। चाहे तुम्हारा संविधान कैसा भी हो, मेरे लिए तुम हमेशा दयालु और सौम्य लिटिल फेरी डॉक्टर रहोगी।
तुम हमेशा बस खुद ही रहोगी। गूफी ने कुछ पल रुकने से पहले कहा, इसके अलावा मेरे वर्तमान स्तर के साथ तुम्हारा जहर मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। क्या तुम मेरी ताकत भूल गई हो, या क्या आपको विश्वास नहीं है कि मैं आपके जहर से प्रतिरक्षित हो सकता हूँ? जब तक लिटिल फेरी डॉक्टर पहले से ही पूर्वज स्तर पर नहीं पहुंच जाता, उसका जहर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसने अपना सिर जोर से हिलाया, घबराहट में जल्दी से समझाते हुए, डर था कि गूफी गलत समझ सकता है। लिटिल फेरी डॉक्टर को छुआ हुआ महसूस होता है। भावना अंक जोड़ 100। उसके होंठ हल्की मुस्कान में मुड़ गए और गर्मजोशी की एक और लहर उसके दिल में भर गई। हालांकि गूफेर के ईमानदार शब्दों ने उसकी चिंताओं को दूर कर दिया, लिटिल फेरी डॉक्टर ने सहज रूप से उससे दूरी बनाए रखी, ये जानते हुए कि उसका शरीर जहरीला था। लिटिल फेरी डॉक्टर चिंतित महसूस करती है। भावना अंक जोड़ 100। रेनबो पॉइजन बुक में वो फुल पॉइजन बॉडी का वर्णन भयानक था। लिटिल फेरी डॉक्टर को नहीं पता था कि गूफी वास्तव में कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसे केवल ये चिंता थी कि उसका जहर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। वो फुल पॉइजन बॉडी एक अजीबोगरीब संरचना है जो किसी को जहर को अवशोषित करके अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने की अनुमति देती है। इसकी पहचान पेट के निचले हिस्से पर बनी एक छोटी सी 7 रंगों वाली रेखा से होती है। ये रेखा जहर की शक्ति बढ़ने के साथ बढ़ेगी और जब ये हृदय तक पहुंचेगी तो विषैला विष शरीर अपने सबसे मजबूत रूप में होगा, लेकिन व्यक्ति को 10,000 विषों द्वारा निगले जाने का दर्द भी सहना होगा। इस विवरण के नीचे रेनबो पॉइजन बुक ने विषैले विष शरीर के विनाशकारी प्रभावों का विस्तृत विवरण दिया है। चूंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने इसे खोलना चुना, इसलिए यह वापसी का रास्ता नहीं था। अभी के लिए उसका विषैला विष शरीर अपने प्रारंभिक चरण में था, इसलिए जब वह होश में थी तो गूफी के साथ शारीरिक संपर्क कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अगर वह बेहोश हो जाती या उसका विष शरीर परिपक्व हो जाता तो जो कुछ भी वह छूती वह मर जाता। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी चिंताओं को एक मुस्कान के पीछे छिपा लिया, ये सोचकर कि उसने उन्हें अच्छी तरह से छिपाया है, भले ही सिस्टम ने उसकी सभी भावनाओं को ईमानदारी से रिपोर्ट किया हो। लिटिल फेरी डॉक्टर चिंतित महसूस करता है। भावना अंक जोड़ 100। गूफी की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा और हमेशा की तरह व्यवहार किया। दोनों छोटी घाटी में कई और दिन रहना जारी रखा। छोटी घाटी में जीवन शांतिपूर्ण और आरामदायक था और गूफी ने इसका आनंद लेना शुरू कर दिया। लेकिन वह जानता था कि अगर वह इस तरह के आरामदायक जीवन को जीना चाहता है तो वह मजबूत बनने का प्रयास करना बंद नहीं कर सकता। इस बीच जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के दूसरे हिस्से में जुन एर अभी भी जियाओयान की तलाश कर रही थी, लेकिन उसके अनिश्चित रास्ते ने उसे ट्रैक करना मुश्किल बना दिया, यहाँ तक कि उसके खजाने की मदद से भी। जुन एर ने जियाओयान से दूर जाते हुए पर्वत श्रृंखला में और गहराई में प्रवेश किया। जैसे ही वह गहराई में गई, लिंग यंग, जो चुप और छाया की तरह थी, अचानक बोल पड़ी, मिस, ऐसा लगता है कि पास में रैंक 6 जादुई जानवर है। जुन एर ने एक पल के लिए सोचा और खुद से कहा, ऐसा लगता है कि मैं गलत रास्ते पर चली गई हूँ। भाई जियाओयान की वर्तमान ताकत के साथ वह ऐसे खतरनाक क्षेत्र में जाने में सक्षम नहीं होगा। उसे अभी भी बाहरी इलाके के पास होना चाहिए। 6ठी रैंक का जादुई जानवर ऐसा कुछ नहीं था जिससे जियाओयान निपट सके, इसलिए वह और अंदर नहीं गया होगा। जुन एर ने अपने कदम पीछे खींचने और बाहरी क्षेत्रों में जियाओयान की तलाश जारी रखने का फैसला किया। वह स्पष्ट रूप से चिंतित थी, सोच रही थी कि क्या भाई जियाओयान इतना समय बीत जाने के बाद सुरक्षित है और गो कबीले के लोगों के असली इरादे क्या हैं। उसी समय गूफी ने दूर की ऊर्जा में उतार चढ़ाव को भी महसूस किया। उसने एक पल के लिए सोचा, उतार चढ़ाव की तीव्रता को देखते हुए, और निष्कर्ष निकाला कि रैंक 6 जादुई जानवर को उकसाया गया होगा। रैंक 6 जादुई जानवर अत्यधिक क्षेत्रीय थे और ऐसा लगता था कि किसी चीज़ या किसी ने उनके क्षेत्र पर आक्रमण किया था या यहाँ तक कि उन्हें अपमानित भी किया था। गूफी ने अपनी आंखें मूंद लीं। इस समय जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में क्या यह नीलम पंख वाले शेर राजा और युन युन के बीच की लड़ाई हो सकती है? उसे स्पष्ट रूप से आभास हुआ जादुई जानवर की आभा का स्रोत। मूल कहानी से परिचित एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में गूफी ने तुरंत वास्तविक स्थिति का अनुमान लगा लिया। अध्याय 27। नायिका को बचाना। शुरू में गूफी ने इस झंझट में शामिल होने की योजना नहीं बनाई थी। अब जब लिटिल फेरी डॉक्टर जाग गई थी तो उसे उसके साथ कुछ और दिन बिताने चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसके भयानक जहर शरीर के छिपे खतरों को हल करने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि इस पर विचार करने के बाद गूफी को एहसास हुआ कि मूल कहानी में एक महत्वपूर्ण चरित्र होने के नाते युन युन के पास काफ़ी किस्मत होनी चाहिए। यहाँ तक कि युन युन से लड़ने वाले नीलम पंख वाले शेर राजा के पास भी एक साधारण जादुई जानवर की तुलना में कहीं अधिक किस्मत होगी। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के गूफी ने वहां जाने और चीज़ों की जांच करने का फैसला किया। इस बात से चिंतित कि उसके अचानक गायब होने से लिटिल फेरी डॉक्टर चिंतित हो सकता है, उसने जाने से पहले संक्षेप में समझाया, लिटिल फेरी डॉक्टर, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखना।
लिटिल फेरी डॉक्टर अनिच्छुक महसूस करती है। भावना मूल्य 100। हालांकि एक सूक्ष्म अनिच्छा महसूस करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर केवल सिर हिलाकर और आज्ञाकारी रूप से सहमत हो सकता था। आसमान में तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव लगातार दबी हुई गड़गड़ाहट जैसी आवाजें पैदा कर रहे थे। गूफी की आंखें दूर क्षितिज पर टिकी हुई थीं क्योंकि वह अपनी आभा को छिपा रहा था और गड़बड़ी के स्रोत की ओर तेजी से बढ़ रहा था। आकाश नीले और बैंगनी रंग से भरा हुआ था, लगभग आधे आकाश को ढक रहा था, यहाँ तक कि आलसी सफ़ेद बादल भी उन दो रंगों से रंगे हुए थे। एक और गड़गड़ाहट की गूंज गूंजी और गूफी ने देखा कि नीलम पंख वाले शेर राजा द्वारा उत्सर्जित बैंगनी प्रकाश ने आकाश और पृथ्वी को घेर लिया। एक संक्षिप्त निर्माण के बाद बैंगनी प्रकाश अचानक संघनित हो गया। बस एक पल में विशाल बैंगनी प्रकाश एक गहरे बैंगनी किरण में संकुचित हो गया। प्रकाश की किरण केवल आधा फुट चौड़ी। आकाश में प्रकाश की किरण बिजली की तरह आगे बढ़ी। इसकी गति भयानक थी। केवल 2 छलांगों में यह आकाश में छोटी आकृति के सामने प्रकट हुई। गूफेर की दृष्टि से दूर से भी वह आकृति की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से देख सकता था। आकाश में महिला ने एक साधारण गाउन पहना हुआ था जो उसके कामुक फिगर को उभार रहा था। उसने एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी जो हरे रंग की चमक छोड़ रही थी। उसके काले बाल एक सुंदर फीनिक्स बन में स्टाइल किए हुए थे। उसका सुंदर चेहरा शांत और निर्मल था, लेकिन अब एमेथिस्ट विंग लायन किंग की अंतिम सीलिंग तकनीक के कारण उसकी पहले की शांत अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई थी। यह महिला स्पष्ट रूप से युन युन थी, मूल कहानी का पात्र जिसने एमेथिस्ट विंग लायन किंग से लड़ाई की थी। एमेथिस्ट सील। जैसे ही बैंगनी प्रकाश आकाश में टिमटिमाया, एमेथिस्ट विंग लायन किंग की गहरी दहाड़ पहाड़ों में गूंज उठी। एमेथिस्ट सील ने युन युन के सामने हवा के ब्लेड से कुछ देर तक टकराया, जिससे वे चकनाचूर हो गए। गूफी अभी अभी पास आई थी जब भव्य युद्ध अपने अंत के करीब था। प्रकाश की बैंगनी किरण युन युन द्वारा स्थापित कई हवा के ढालों को चीरती हुई अंततः उसके शरीर में घुस गई। एमेथिस्ट विंग लायन किंग तेजी से आगे बढ़ा। उसका विशाल पंजा युन युन की ओर जा टकराया, जिसने अपनी तलवार के हल्के कंपन के साथ प्रकाश की एक महीन किरण भेजी, जिसने एमेथिस्ट विंग लायन किंग के तीखे सीन का आधा हिस्सा काट दिया। दहाड़ो, धिक्कार है। दर्द में दहाड़ते हुए एमेथिस्ट विंग लायन किंग ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसके पंजे में बेजोड़ ताकत भरी हुई थी जो युन युन की छाती पर लगी। एक कठोर धातु जैसी चीख सुनाई दी जब युन युन ने जोर से मारा। एक छोटा सा मुंह खून से लथपथ हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए युन युन ने दूर जाकर शेर राजा की नज़रों से ओझल हो गई। हालांकि तब तक वह बहुत थक चुकी थी और बेहोश हो गई। हुश, संयोग से उसका बेहोश शरीर गूफेर की दिशा में गिर गया। यह गूफी क्षण भर के लिए हैरान, सहज रूप से खून से लथपथ युन युन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसे पकड़कर उसने दोनों की आभा को छुपाया। उसे खोजो और उस मानव महिला को जीवित पाना सुनिश्चित करो। नीलम पंख वाले शेर राजा ने महसूस किया कि युन युन की आभा गायब हो गई है। वह गुस्से से दहाड़ने लगा। उसने अपने अधीनस्थ निचले स्तर के जादुई जानवरों को उस क्षेत्र की खोज करने के लिए भेजा जहां युन युन भाग गया था। इस बीच गूफी पहले से ही युन युन को पास की एक गुफा में ले गया था। गुफा के अंदर हरे पत्थर से बना एक पत्थर का मंच था। युन युन गंभीर रूप से घायल थी, इसलिए गूफी ने उसे सावधानी से नीचे रखा और उस महिला को देखा जिसने नीलम पंख वाले शेर राजा को चुनौती देने की हिम्मत की। जब उसने उसे करीब से देखा तो गूफी आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं सका। उसे चित्रित भौहें और जैद जैसी त्वचा जैसी विशेषताओं के साथ सुंदर कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसकी हड्डियों की संरचना और रंग का एकदम सही मिश्रण था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह नाजुक और सफ़ेद थी और उसके काले बाल पीछे की ओर बड़े करीने से बंधे थे। जिस चीज़ ने गूफी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह थी उसकी कुलीन और सुंदर आभा। उसने कहा। उसकी नज़र उसके नाजुक चेहरे पर घूमी, फिर नीचे की ओर चली गई। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी छाती पर उसकी जैद जैसी गर्दन के नीचे 5 भयानक पंजे के निशान थे जिनसे खून बह रहा था और उसके कपड़े लाल हो गए थे। वह इतनी बुरी तरह घायल हो गई है। अगले ही पल गूफी ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोली निकाली और उसे युन युन को खिला दिया। गोली छठी कक्षा की एक उपचार गोली थी जिसके उल्लेखनीय प्रभाव थे। युन युन के भयानक घाव जल्दी से स्थिर हो गए। हालांकि गोली में प्रभावी था, शरीर उपचार प्रक्रिया के दौरान दर्द का अनुभव करता है। जैसे ही गोली ने असर दिखाया, युन युन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर दर्द का एक संकेत दिखाई दिया। इसके बावजूद उसका रूप आकर्षक बना रहा। ऐसा लगता है कि मैंने जो गोलियां परिष्कृत की हैं वे अच्छी तरह से काम करती हैं। युन युन के हाव भाव को धीरे धीरे शांत होते देख गूफी ने भी राहत की सांस ली। हालांकि थोड़ी देर बाद युन युन ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी खूबसूरत आंखें ठंड से चमक रही थीं क्योंकि वह गूफी को घूर रही थी। उसका व्यवहार उसकी पिछली नाजुक स्थिति से बिल्कुल अलग था। युन युन सतर्क महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। आप कौन हैं? युन युन ने संदेह के भाव से पूछा, अपने सामने खड़े अपरिचित युवक को देखते हुए।
जब गूफी उसे गुफा में ले गई थी तो यून यून को कुछ समय के लिए होश आया था। उसने उसके चेहरे की धुंधली झलक देखी थी, लेकिन फिर वह सब कुछ भूल गई थी। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में एक अनजान आदमी के सामने यान यून सहज रूप से सतर्क महसूस कर रही थी। पहले तुम नीलम पंख वाले शेर राजा से लड़ते हुए घायल हो गई थी, गूफी ने शांति से कहा। लेकिन जब मैंने तुम्हें उपचार की गोली दी तो अब तुम ठीक हो। हालांकि तुम्हारे शरीर पर खून का रिसाव भयावह लग रहा है, लेकिन घावों से खून बहना बंद हो गया है और वे लगभग ठीक हो गए हैं। ये सुनकर यून यून ने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह बहुत कमज़ोर है और अपनी डुक्यूई का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि यह नीलम पंख वाले शेर राजा की नीलम सील के कारण हुआ था। यून यून के चेहरे पर निराशा के भाव देखकर गूफेल ने अपना गला साफ किया और आगे कहा, जहां तक सील की बात है, चिंता मत करो, तुम इसे कुछ दिनों में तोड़ पाओगी। यून यून को उत्सुकता महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 100। इस समय यून यून गूफी के बारे में कुछ उत्सुक हो गई। उससे कम उम्र की दिखने के बावजूद उसके पास न केवल वह ताकत थी जिसे वह नहीं पहचान सकती थी, बल्कि नीलम सील जैसी तकनीक की इतनी अच्छी समझ भी थी। अध्याय 28। युवक, बहुत घमंडी मत बनो। क्या तुम डू के पूर्वज हो? मुझे पहले बचाने के लिए धन्यवाद। यून यून से कृतज्ञता की एक ईमानदार आवाज़ आए। हालांकि यून यून इस बात को लेकर उत्सुक थी कि गूफी जैसा युवा व्यक्ति प्रशिक्षण के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की खतरनाक गहराई में अकेले कैसे जा सकता है। इस समय गूफी ने अपनी आभा को नियंत्रित किया था, अपनी असली ताकत को प्रकट नहीं किया। अगर यून वुन को पता चलता तो वह चौंक जाती। यान यून ने गूफी को सिर से पैर तक स्कैन किया, उसकी आंखों में भ्रम की झलक दिखाई दी। यून यून भ्रमित महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। अजीब बात है, उसकी साधना किस स्तर की है? मैं इसे बिल्कुल भी क्यों नहीं देख पा रही हूँ। यून यून ने अपना माथा रगड़ा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसने अनुमान लगाया कि शायद मोहर की वजह से उसकी पहचानने की क्षमता प्रभावित हुई होगी। क्या तुम एक कीमियागर हो? यून यून ने पूछा। उसने सुना था कि उपचार की गोली लेने के बाद उसकी चोटें ठीक हो गई थीं। हाँ, गूफी ने सिर हिलाया, सीधे तौर पर स्वीकार किया। ये सुनकर यून यून की दिलचस्पी बढ़ गई। इतना युवा और पहले से ही कीमियागर, उसका भविष्य निश्चित रूप से आशाजनक था। छोटे लड़के, तुमने मुझे बचाया है, इसलिए भविष्य में मैं तुम्हें एक मास्टर कीमियागर से मिलवा सकती हूँ जो तुम्हारी बहुत मदद करेगा। यून यून ने पिल्किंग गूहे के बारे में सोचा, जिसके साथ उसका अच्छा रिश्ता था। आज गूफी से इतना बड़ा उपकार प्राप्त करने के बाद उसने गूहे से उसका परिचय कराकर उसका बदला चुकाने के बारे में सोचा, जो उपकार का बदला चुकाने के समान होगा। आखिरकार पिल्किंग गूहे छठे दर्जे का था कीमियागर, पूरे जियामा साम्राज्य में सबसे अच्छे में से एक। कोई ज़रूरत नहीं, गूफी ने मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। यून यून के ज्ञान के साथ वह जिस उच्चतम स्तर के कीमियागर को जान सकती थी, वह छठे स्तर का कीमियागर गूहे होगा। लेकिन गूफी पहले से ही 7वें स्तर का कीमियागर था, इसलिए उसे गूहे के मार्गदर्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर गूहे को गूफेर के कीमिया कौशल के बारे में पता होता तो वह संभवतः गूफेर के मार्गदर्शन की तलाश करता। गूफी को अस्वीकार करते हुए देखकर यून यून ने आगे नहीं कहा और विषय बदल दिया, वैसे मैं आपका नाम पूछना भूल गया। गूफी, ये सुनकर यून यून दंग रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने वाले युवक का उपनाम गूहे जैसा ही होगा। गू, क्या आपके और पिल्किंग गूहे के बीच कोई संबंध है? यूनयान ने उत्सुकता से पूछा। दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, गूफी ने शांति से जवाब दिया। ठीक है, शायद मैं इस पर बहुत ज्यादा सोच रहा था। यून यून अजीब तरह से हंसा। मैंने पहले ही आपकी बात सुन ली थी। आप शेर राजा से बैंगनी आत्मा क्रिस्टल के पीछे थे, इसे कीमिया के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखते थे, सही है? गूफी ने पूछा। हाँ, लेकिन शेर राजा व्यापार करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मुझे इसे जबरदस्ती लेना पड़ा। हालांकि मैं लापरवाह था और इसकी जीवन सीलिंग तकनीक से घायल हो गया। यून यून ने सिर हिलाया, अभी भी उसके शरीर में कुछ दर्द महसूस हो रहा था। बैंगनी आत्मा क्रिस्टल के बारे में सुनकर गूफी, जो मूल कहानी से परिचित थी, तुरंत कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बैंगनी आत्मा क्रिस्टल का उपयोग आमतौर पर डू मास्टर दायरे को बढ़ाने के लिए बैंगनी क्रिस्टल गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। क्या तुम बैंगनी क्रिस्टल की गोलियों को परिष्कृत करने की योजना बना रहे हो? वास्तव में यून यून को आश्चर्य हुआ कि गूफी को इतना कुछ पता था। यून यून को आश्चर्य हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। वह वास्तव में अपने शिष्य नालारी यानरान के लिए बैंगनी क्रिस्टल की गोलियों को परिष्कृत करने की योजना बना रही थी। तुम्हारे जैसी कम उम्र की कोई जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में क्यों आए? यून यून अपनी जिज्ञासा को और दबा नहीं सकी और उसने पूछा। गूफी ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे इस यात्रा के लिए अपने उद्देश्य का खुलासा किया। वास्तव में मैं अपने माउंट के रूप में एमेथिस्ट विंग लान किंग को वश में करने के लिए यहाँ हूँ।
बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल लान किंग वंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यह व्यापार करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको इसे जबरदस्ती नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अपनी ताकत से आप लान किंग को नहीं हरा सकते। गूफी के अगले शब्दों ने यून यून को स्तब्ध कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही थी। ये युवक कह रहा है कि वह एमेथिस्ट विंग लान किंग को अपने वाहन के रूप में वश में करना चाहता है। क्या मैंने सही सुना? यून यून को गहरा सदमा लगा। वह एक रैंक्सिस जादुई जानवर था, एमेथिस्ट विंग लान किंग। यून यून को सदमा लगा। इमोशन वैल्यू जोड़ 100। यून यून ने अपने सदमे को अच्छी तरह से छिपाया, लेकिन गूफी ने सिस्टम प्रॉम्प्ट के माध्यम से इसे आसानी से पहचान लिया। वह हल्के से मुस्कुराया। ये सिर्फ रैंक 6 का जादुई जानवर है, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। गोफेई यून यून की प्रतिक्रिया से हैरान नहीं हुआ, बल्कि उसने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस समय गूफेई ने आदतन अपनी आभा को छुपाया। इसके अलावा परेशानी से बचने और एमेथिस्ट विंग लान किंग का पीछा करने से बचने के लिए उसने अपनी साधना का स्तर नहीं बताया, जिससे यून यून को लगा कि वह सिर्फ शेखी बघार रहा है। ये युवक इतना अहंकारी क्यों बोल रहा है? हालांकि गूफेई आगे कुछ बताने में बहुत आलसी था और गुफा से बाहर निकलने लगा। गूफेई को बाहर निकलते देख यून यून, जिसकी चोटें उपचार की गोली से कुछ हद तक ठीक हो गई थीं, भी उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। इस समय गुफा के बाहर अराजकता का माहौल था। हर जगह जादुई जानवरों की दहाड़ें गूंज रही थीं। इससे पहले एमेथिस्ट विंग लान किंग यून यून को ढूंढने में असमर्थ था और अभी भी अपने आधे सींग को खोने के दर्द में था। उसने एक भयानक दहाड़ लगाई जो गूंज उठी। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में कई जगहें हैं। निम्न श्रेणी के जादुई जानवर डर से कांप उठे, अपने घोंसलों में वापस जाना चाहते थे, लेकिन शेर राजा ने उन्हें यून यून के ठिकाने की तलाश करने के लिए मजबूर किया। मूल कहानी में जियोयान द्वारा यून यून को बचाने के बाद वह अपनी अपर्याप्त शक्ति के कारण उसकी आभा को पूरी तरह से छिपा नहीं सका। उसे गुफा के बाहर कुछ गंध छिपाने वाला पाउडर छिड़कना पड़ा, और चूंकि निम्न श्रेणी के जादुई जानवर अपनी खोज में पूरी तरह से नहीं थे, इसलिए वे भागने में सफल रहे। हालांकि गूफी को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसकी ताकत ने उसे यून यून के शरीर से किसी भी आभा को बाहर निकलने से सीधे रोकने की अनुमति दी। लेकिन अब जब वे बाहर थे तो उसने यून यून की आभा को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। इस प्रकार बाहर कदम रखने के तुरंत बाद यून यून की आभा ने जादुई जानवरों के एक बड़े समूह को आकर्षित किया। यून यून को यह एहसास हुआ और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। ओह नहीं, ये जानवर शेर राजा के अधीन हैं। उन्होंने मेरी गंध पकड़ ली है। हो सकता है कि मैंने तुम्हें इसमें घसीटा हो। मुझे सच में खेद है। यून यून को खेद है। भावना मूल्य जोड़ 100। उसकी नज़र में गूफी अभी भी बहुत कमज़ोर थी। हालांकि वह एक सम्राट थी, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और शायद गूफी की रक्षा करने में सक्षम नहीं थी। स्पष्ट रूप से यून यून को अभी भी लगा कि गूफी पहले शेखी बघार रही थी। हालांकि अगले ही पल यून यून ने देखा कि गूफी बस हवा में तैर गया। उसके पीछे कुछ भी नहीं था। यून यून के विपरीत, जिसे उड़ने के लिए डूबी हुई पंखों की जरूरत थी, गूफी बस आकाश में खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, बिना किसी चीज पर भरोसा किए। यून यून स्तब्ध थी। यून यून को झटका लगा। भावना मूल्य जोड़ 100। क्या ये एक पूर्वज है? वह शब्द जो सामने आया, उसके दिमाग में जो कुछ भी आया वह विश्वसनीय था, और पहली बार यून यून के शांत चेहरे पर विस्मय की एक दुर्लभ अभिव्यक्ति दिखी। एक युवा लड़का जो केवल 16 या 17 साल का दिखता था, फिर भी उसके पास इतनी ताकत थी। भले ही यून यून को लियामा साम्राज्य में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था, जिसे कई लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे, गाफेल की जबरदस्त प्रतिभा उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। अध्याय 29। वह यहाँ क्यों है? क्या ये जियाओयान के लिए हो सकता है? शेर राजा, क्या तुम मेरे पीछे चलने को तैयार हो? गूफी आसमान में तैर रहा था। उसकी पलकें झुकी हुई थीं और उसकी आवाज़ हवा के साथ बह रही थी, जो डूक्यूई से प्रभावित थी और दूर दूर तक फैल रही थी। उसकी आवाज़ में भयानक दबाव जादुई जानवरों से भरे इस खतरनाक क्षेत्र में गूंज रहा था। निचले दर्जे के जानवर जो नुकीले दांतों और पंजों के साथ करीब आ रहे थे, गूफी की भारी आभा को महसूस करने के बाद तुरंत पीछे हट गए और डर से कांप उठे। भले ही वह सीधे उन पर निशाना नहीं लगा रहा था, लेकिन वे और करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाए। आसपास के हर जादुई जानवर जो पहले क्रूर थे, अब उनकी आंखें आतंक से भरी हुई थीं। रैंक 2 जादुई जानवर ब्लैक ईगल को डर लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.01। रैंक 3 जादुई जानवर आइस वुल्फ को डर लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.05। रैंक 4 जादुई जानवर ब्लैक बियर को डर लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। यह आभा बहुत दूर नहीं। एमेथिस्ट विंग लान किंग ने गूफेर के शब्द सुने। हालांकि वह उस जबरदस्त आभा से गूफेर की अपार शक्ति को महसूस कर सकता था, फिर भी यह उसका क्षेत्र था। युद्ध शुरू होने से पहले पीछे हटना असंभव था। जल्द ही एमेथिस्ट विंग लान किंग की विशाल आकृति आकाश में दिखाई दी।
उसने गू फेई के नीचे खड़े यून यून पर नजर डाली और उसकी आंखों में एक जानलेवा चमक चमक उठी। फिर उसने गू फेई पर ध्यान केंद्रित किया, मानव भाषा में बोलते हुए, मानव विशेषज्ञ, क्या तुम भी मेरा एमेथिस्ट स्पिरिट क्रिस्टल लेने आए हो? जैसे ही उसने बात की, शेर राजा को थोड़ा असहज महसूस हुआ। अगर गू फेई यून यून की ओर से यहाँ होता तो आज खूनी लड़ाई अपरिहार्य थी। एमेथिस्ट विंग लान किंग असहज महसूस करता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 5-0। नहीं, एमेथिस्ट स्पिरिट क्रिस्टल मेरे लिए बेकार है। शेर राजा की भावनात्मक बदलाव को देखते हुए गू फेई ने हल्के से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये सुनकर शेर राजा को राहत की भावना महसूस हुई, लेकिन गू फेई के अगले शब्दों से उसका गला भर आया। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम में मेरा वाहन बनने की क्षमता है। गू फेई का चेहरा शांत रहा क्योंकि उसने कुछ ऐसा कहा जिससे शेर राजा के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। एमेथिस्ट विंग लान किंग को सदमा और गुस्सा महसूस होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 6-0। क्या आप चाहते हैं कि मैं, ये राजा, आपकी सवारी बनूं? कितना घमंडी! इस समय शेर राजा क्रोधित था। एक जादुई जानवर के रूप में, विशेष रूप से उच्च रैंक वाले के रूप में, मनुष्यों द्वारा इसे वश में करना लगभग असंभव था। वे गर्व से पैदा हुए थे और कभी भी मनुष्यों के सामने अपना सिर नहीं झुकाते थे। भले ही किसी इंसान की ताकत उनसे ज्यादा हो, वे समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। इस वजह से बाजार में बिक्री के लिए एक जीवित वयस्क जादुई जानवर मिलना बेहद दुर्लभ है। आमतौर पर जादुई जानवरों को मार दिया जाता है, उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है और उनके उपयोगी अंगों को बेच दिया जाता है। जो लोग एक पूरा जादुई जानवर खरीदना चाहते हैं, उन्हें अक्सर केवल अंडे या छोटे भोले जानवर के बच्चे मिलते हैं। उदाहरण के लिए, बड़े परिवारों के संरक्षक जादुई जानवरों को छोटी उम्र से ही पाला जाता है ताकि परिवार के प्रति वफादारी सुनिश्चित हो सके। आश्चर्यचकित मत हो, एक बार जब तुम मेरी सवारी बन जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि यह तुम्हारा अब तक का सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला है। शेर राजा के उग्र क्रोध को अनदेखा करते हुए गूफी ने हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी तरह से अपनी आभा जारी की। जैसे ही यह शक्तिशाली दबाव जारी हुआ, न केवल आसपास के निम्न श्रेणी के जादुई जानवर डर के मारे घुटने टेक दिए, जमीन पर कांपने लगे, बल्कि शेर राजा ने भी एक अभूतपूर्व दबाव महसूस किया। उसके शरीर से ठंडा पसीना टपक रहा था। दूसरी ओर यूं को गूफी की सुरक्षा के कारण कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, लेकिन वह अभी भी गूफी की भयानक ताकत को महसूस कर सकती थी। यूं को झटका लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-0। नीलम पंख वाले शेर राजा को झटका और डर लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 6-0। टियर 3 जादुई जानवर जमीन को चकनाचूर करने वाला भालू डरता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.01। हालांकि यूं को दबाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह मजबूत का सामना करते समय कमजोर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। यहां तक कि शक्तिशाली नीलम पंख वाले शेर राजा भी एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। यून की नज़र अनजाने में गूफी की आकृति पर पड़ी। आखिर वह कौन है? गूफी के चारों ओर की आभा का विस्तार जारी रहा और डूक्यूई की असीम मात्रा बाहर की ओर बढ़ रही थी। उसी समय इस स्थान से कुछ दूरी पर मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में लिंग यंग ने भी भयानक आभा को महसूस किया। वह अचानक अपने रास्ते पर रुक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और संदेह झलक रहा था। यह आभा क्या हुआ? जुना ने हैरान होकर पूछा। लिंग यंग बचपन से ही उसका अभिभावक था और उसके लिए इस तरह का हैरान करने वाला भाव दिखाना बेहद दुर्लभ था। आखिरकार उसकी छाया के रूप में लिंग यंग को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त शांत रहना था। लेकिन अब लिंग यंग को असामान्य रूप से उत्तेजित देखकर जुना को अपने दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। हालांकि उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। लिंग यंग इस आभा के प्रति बहुत संवेदनशील थी। हालांकि जुना भी शक्तिशाली उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसकी ताकत लिंग यंग के बराबर नहीं थी, इसलिए वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए। वह केवल अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि यह एक बहुत मजबूत आभा थी। मिस, मुझे इसे फिर से महसूस करने दो। लिंग यंग, अविश्वसनीय, इसे एक बार फिर से महसूस करने की कोशिश की। उसने पाया कि यह अभी भी मायने रखता है, अपने पहले के संदेह को दूर करते हुए। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने जुना की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। ये यंग मास्टर गूफेर की आभा है। लिंग यंग की आवाज़ रुकी और फिर उसने निश्चितता के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। इस परिचित और शक्तिशाली आभा में कोई गलती नहीं थी। ये केवल यंग मास्टर गूफेर की हो सकती है। गूफेई, ये सुनकर जुना हैरान रह गई। वह हैरान थी कि गूफेई इस जगह क्यों आया था। महाद्वीप के दरिद्र उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उसके प्रशिक्षण के लायक कुछ भी नहीं था। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र गू दायरे की तुलना नहीं कर सकता था। जब गूफेई ने प्रशिक्षण के लिए गू दायरे को छोड़ा था, तो वह ऐसी बंजर जगह के लिए अधिक समृद्ध भूमि को नहीं छोड़ेगा। गू दायरे में किसने किंगशान टाउन के बारे में सुना था? किसने मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के बारे में सुना था? क्या ये सिर्फ एक संयोग था कि वे एक दूसरे से मिले?
या फिर यह हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि गूफी भाई शियाओ यान के लिए यहाँ आया हो? जुन एर के दिमाग में एक चौंकाने वाला विचार कौन था जिसने उसे शियाओ यान की सुरक्षा के लिए चिंता से भर दिया। वह हाल ही में उसे न पा पाने के कारण बेहद चिंतित थी। आखिरकार जुन एर गूफी की ताकत को सबसे अच्छी तरह से जानती थी। वह गू कबीले का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अगर गूफी ने वाकई शियाओ यान के खिलाफ कोई चाल चली तो शियाओ यान के साथ मौजूद रहस्यमय विशेषज्ञ भी उसे रोक नहीं पाएगा। जुन एर ने घबराहट में अपने निचले होंठ को काटा और लिंग यंग के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। वह इस बात को लेकर असमंजस में थी कि क्या जाकर स्थिति की जांच करनी चाहिए। क्या होगा अगर वह आभा गूफी भाई शियाओ यान और उस रहस्यमय विशेषज्ञ के बीच लड़ाई से थी? उसे क्या करना चाहिए? समय बीत रहा है, हर सेकंड की देरी से भाई जियाओ यान को और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। जुन एर ने अब और संकोच नहीं किया। चलो गूफेल को ढूंढते हैं। ये देखकर लिंगयंग ने जल्दी से उसका साथ दिया और डू क्यूई उतार चढ़ाव के स्रोत की ओर दौड़ पड़ी। इस समय जुन एर गूफेई को खोजने के लिए बेताब थी, लेकिन अपने पूर्व पति को देखने की उसकी उत्सुकता लालसा के कारण नहीं थी, बल्कि उसे डर था कि उसका पूर्व पति उसके पुराने प्रेमी को नुकसान पहुंचा सकता है। अध्याय 30 पूर्व पति और पूर्व पत्नी घर से दूर मिलते हैं। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के भीतर गूफी ने अपनी आभा को पूरी तरह से प्रकट करने के बाद एक बार अराजक और अभिमानी निम्न स्तर के जादुई जानवर तुरंत चुप हो गए। यहाँ तक कि नीलम पंख वाले शेर राजा भी क्षण भर के लिए रुक गए। गूफी ने हल्के से आगे कदम बढ़ाया, उसकी हरकतें टहलने जैसी सहज थीं। फिर भी अचानक से तेज आवाज के बाद वह तुरंत नीलम पंख वाले शेर राजा के सामने आ गया। गति इतनी भयानक थी कि शेर राजा भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। शेर राजा के सामने खड़े होकर गूफी एक चींटी के समान छोटे दिखाई दिए, लेकिन शेर राजा ने एक बेहद खतरनाक आभा को महसूस किया जो मृत्यु की एक लंबे समय से खोई हुई भावना थी। इस पर्वत श्रृंखला पर हावी होने के बाद शेर राजा ने लंबे समय से ऐसा भयानक खतरा महसूस नहीं किया था। नीलम पंख वाले शेर राजा को डर लगता है। भावना मूल्य जोड़ 50। तेज दिल की धड़कन ने शेर राजा की खोपड़ी को झकझोर दिया। उसने दहाड़ लगाई और सहज रूप से गूफी पर हमला करने के लिए अपना विशाल पंजा बढ़ाया। शेर राजा ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि अगर उसने गूफी को थोड़ा भी कम आंकने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। शेर राजा के अचानक हमले को देखकर युन युन का चेहरा बदल गया। हालांकि वह गूफेल की ताकत को महसूस कर सकती थी, लेकिन शेर राजा के विशाल शरीर की तुलना में उसका शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। युन युन को तनाव और चिंता महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 100। क्या वह ठीक रहेगा अगर वह पंजा उस पर लगे? हालांकि अगले ही पल शेर राजा का भारी पंजा, जो एक पहाड़ जितना शक्तिशाली था, अचानक बीच हवा में रुक गया, जैसे कि उसने ब्रेक लगा दिया हो। 1 इंच भी आगे नहीं दबा पा रहा था। उसी समय आसमान में तीव्र धातु की टक्कर की आवाज गूंजी। टक्कर के केंद्र में कठोर शोर और विशाल ऊर्जा विस्फोट के कारण आसपास के निम्न स्तर के जादुई जानवरों ने खून उगलना शुरू कर दिया। युन युन ने बिना पलक झपकाए अपनी नजरें केंद्रित कीं। उसने आंखें सिकुड़ी और महसूस किया कि गूफी ने एक हाथ आगे बढ़ाया था। विशाल पंजे की तुलना में वह छोटा हाथ हाथी के बगल में चींटी की तरह था, फिर भी उसने उतरते हुए विशाल पंजे को रोक लिया था। युन युन को झटका लगा। भावना मूल्य जोड़ 100। ये कैसे संभव है? युन युन ने कहा। उसकी सील लगभग पूरी तरह से खुल गई थी, जिससे उसे बाहरी ऊर्जा के उतार चढ़ाव का एहसास हो रहा था। उसे जो झटका लगा वह यह था कि वह महसूस कर सकती थी कि गूफी ने कोई रुकी हुई ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था। उसने केवल एक हाथ आगे बढ़ाया था और केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके छठे दर्जे के जादुई जानवर से पूरी ताकत से हमला किया था। और यह कोई साधारण छठे दर्जे का जादुई जानवर नहीं था। नीलम पंख वाले शेर राजा को अपने पंजे से तेज दर्द महसूस हुआ जब उसके हमले को गूफेल ने आसानी से रोक दिया। नीलम पंख वाले शेर राजा को डर लगता है। भावना मूल्य जोड़ 50। उसने सहज रूप से अपने पंजे को जल्दी से वापस खींच लिया, डर की लहर महसूस की। शेर राजा युन युन से अधिक शक्तिशाली और एक बुद्धिमान जादुई जानवर होने के नाते काफी ज्ञान रखता था। यह स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता था कि गूफी ने केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके हमले को रोक दिया था। इसके अलावा गूफेल की अभिव्यक्ति शांत रही, यहाँ तक कि सहजता का संकेत भी दिखा। जादुई जानवर हमेशा अपने मजबूत शरीर के लिए जाने जाते थे, जबकि मनुष्य अक्सर अपने शारीरिक रूप में कमजोर होते थे। लेकिन अब भूमिकाएं पूरी तरह से उलट गई थीं। गूफी बिना किसी डूक्यूई का उपयोग किए शेर राजा के पूर्ण बल के हमले को आसानी से रोक सकता था। नीलम पंख वाले शेर राजा का फर खड़ा हो गया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। गूफी का शरीर कितना भयानक होगा? गूफी ने अपना हाथ हिलाया, यह महसूस करते हुए कि चुनौती उसके प्रयास के लायक भी नहीं थी।
उसे सिस्टम पैनल पर यह देखना याद आया कि उसका शरीर 78वें स्तर पर था, जो शाही वंश के साथ देर से चरण के 7वें रैंक के जादुई जानवर की शारीरिक शक्ति के बराबर था। जादुई जानवर की खेती के बाद के चरणों में प्रत्येक रैंक एक गुणात्मक छलांग थी। छठे और 7वें रैंक के बीच का अंतर पहले से ही बहुत बड़ा था। शाही वंश की अतिरिक्त ताकत का उल्लेख नहीं करना। अगर गूफी गंभीर हो जाता तो वह आसानी से अपनी शारीरिक शक्ति से नीलम पंख वाले शेर राजा को हरा सकता था। एक जादुई जानवर को ढूंढना जो मुश्किल से उसकी पसंद से मेल खाता हो आसान नहीं था, इसलिए गूफी ने अपने धैर्य को खत्म करने से पहले एक बार और उसे मैंने जुना से शादी की, लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। बनना तुम्हारे BTTH मैंने जुना से शादी की, लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। 8वीं रैंक तक पहुंचना सारांश, संभव है। गूफी ने डुक्यूई महाद्वीप में प्रवास किया और ब्लैक सबमर्ज्ड किंग गूली का प्रिय पोता बन गया। को झिझक महसूस 16 वर्ष की आयु तक वह पहले से ही गो कबीले का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति बन चुका था। उपयोग करने के इसके बाद कबीले के नेता गू युआन ने जुन एर को वापस बुलाया और उसके साथ उसकी शादी तय की। हालांकि उनकी शादी के 6 महीने बाद भी जुन एर ने अपने रिश्ते को पूरा करने से इनकार कर दिया। हालांकि गूफी पहले से ही जुन एर के प्रति बहुत मोहित था, लेकिन अंततः उसे एहसास हुआ कि उसके प्रति उसकी ठंडक इसलिए थी क्योंकि वह अभी भी किसी दूसरे आदमी के बारे में सोच रही थी। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। ये पता चला कि जब जुन एर ने कहा कि वह तैयार नहीं है, तो वह किसी और के लिए अपनी पवित्रता को बचाने की योजना बना रही थी। बहुत अपमानजनक गूफी इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसने निर्णायक रूप से जुन एर को तलाक देने का फैसला किया। शेर राजा ने फिर नहीं, मना कर दिया, गूफी, तो आज तुम्हें उसे मुझ मौत का पर सामना विश्वास करना पड़ होगा। सकता है। मैंने तुम्हें कभी इससे भी धोखा नहीं बदतर, दिया। गुफा में ये उसके जानने शावक पर भी कि खतरे गूफी में उससे होंगे। तलाक लेना चाहता है, नमस्कार, जुना तुरंत मास्टर, घबरा गई। शेर राजा ने कहा, इस BTTH प्रकार मैंने अपने जुना से विकल्पों को शादी तोड़ने की, के लेकिन बाद उसने गर्वित हमारी शादी नीलम को पंख पूरा वाले करने शेर से राजा ने इनकार कर दिया। आखिरकार अपना सिर झुकाने और अध्याय गूफेल के सामने चलो तलाक झुकने का ले फैसला लेते हैं। किया। जुन अच्छा, चलो तलाक ले लेते मुस्कुराते हैं। हुए सिर बांस हिलाया। के घर की बालकनी नीचे, पर युन गूफी ने पूरा मुड़कर दृश्य जुन देखा। एर को देखा। युन जो को अभी आश्चर्य अपने महसूस चेहरे होता पर है। एक चमकदार भावना मुस्कान के मूल्य साथ जोड़ कमरे एक में शून्य लौटी शून्य थी और शांति वह से इतनी बोली। हैरान थी कि वह बोल भी नहीं क्या पा रही कहा? थी। कमरे के अंदर गूफी की की बातें लगातार सुनकर उसकी जुन समझ एक स्पष्ट स्पष्ट रूप रूप से से कर रही थी, उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा। उसने अविश्वास में युन गूफी को देखा, आश्चर्यचकित ये हुए सोचकर बिना कि नहीं उसने रह गलत सकी। सुना क्या है। ऐसा राक्षस वास्तव मैंने में कहा, मौजूद चलो है? तलाक ले लेते हैं। आसमान में गूफी की ने निगाहें नीलम शांत पंख रहीं वाले क्योंकि शेर वह राजा जुन को एर निर्देश को देना देख रहा जारी था। रखा। उसका स्वर पहले की अब जब तरह तुमने ही दृढ़ था। समर्पण कर दिया है, तो वह मेरे मूल साथ रूप से इस पर्वत पृथ्वी से श्रृंखला था, को लेकिन छोड़ने एक की कार तैयारी करो। दुर्घटना के बाद वह जहाँ तक अप्रत्याशित रूप तुम्हारे से शावक की डुक्यूई बात है, महाद्वीप में उसका ख्याल तुम स्थानांतरित हो खुद गया। रखना। इसके फिर वह अलावा जमीन पर वह उतरा। कबीले के युन के शक्तिशाली पास 8 पहुंचा। सितारा डूसन युन को ब्लैक शर्मिंदगी सबमर्ज्ड महसूस किंग हुई। का पोता बन गया। भावना मूल्य जोड़ एक उम्र के शून्य मामले शून्य। में गूफी युन के जुना लिए से अजीब सिर्फ महसूस महसूस करना करना दुर्लभ था। था। उसने वे सोचा दोनों बचपन कि के वह प्रेमी पहले थे। शेखी बघा रहा हालांकि था, कुछ लेकिन साल अब बाद गूफी कबीले के प्रति नेता उसका रवैया गू चुपचाप युआन ने बदल गया अचानक था। जुना को वुटेन शहर वह में अब उसे गुप्त एक रूप से युवा भेजने का अपरिपक्व फैसला योद्धा किया। के रूप में नहीं देखती उसे थी। जियाओ कबीले के ये प्राचीन कमजोर की तुशेजैद की मजबूत तलाश के प्रति करनी थी। स्वाभाविक उस प्रतिक्रिया समय थी। गूफी साथ इसे ही, रोकना ये चाहता था, सोचकर कि लेकिन उसने वह पहले सिर्फ कुछ गूफी साल की का बच्चा सिफारिश था। कैसे गू की थी? कबीले के वह भीतर इसे हास्यास्पद हास्यास्पद मानने से खुद को रोक नहीं कबीले पाए। के नेता गू युआन गूफी द्वारा ने लिए थोड़ा गए फैसले को मुस्कुराया। बदल नहीं आमतौर सकता पर था। भावहीन बर्फीली वह सुंदरता सिर्फ को ये देख चिढ़ाने के सकता था लिए कि गू युआन द्वारा जुना अचानक को उसकी दायरे भौहें से बाहर सिकुड़ गईं भेजा और जा उसने रहा है। आंखें फेर लीं। उसके वह बाद यहाँ क्यों गूफी है? ने गुप्त उसने रूप से जुना बुदबुदाया। को वापस युन लाने युन का कोई हैरान रास्ता उसकी खोजने की निगाहों कसम का खाए। अनुसरण करती रही, 10 लेकिन साल चुप में रही। गूफी की साधना गूफी ने तेजी से भौहें आगे सिकुड़ी बढ़ी और थोड़ा वह परेशान कबीले का महसूस सबसे किया। चमकदार क्या हो प्रतिभाशाली रहा है? व्यक्ति बन क्या गया। ये दोनों मुझे यहाँ परेशान तक कि करने गू के किंग लिए यहाँ आ यांग, रहे जिसे हैं? कभी युवा कबीले का भले ही नेता जुना नियुक्त और किया लिंग गया यंग था, ने जानबूझकर उसकी अपनी तुलना में आभा फीका नहीं पड़ गया। दिखाई थी, लेकिन गू गूफी की कबीले के शक्तिशाली भीतर आत्मा उनकी ने प्रतिष्ठा महसूस किया पुरानी कि वे पीढ़ी इस के स्थान कई के बुजुर्गों पास आ से रहे भी थे। ज्यादा थी। इसके बाद गू फेई ने कबीले के नेता की बेटी को गू कबीले में वापस लाने के लिए गू कबीले की बड़ी परिषद में आवेदन किया। इसके अलावा उन्होंने जुना से शादी करने की इच्छा भी व्यक्त की। अपनी वर्तमान स्थिति और साधना में अद्वितीय प्रतिभा को देखते हुए गू युआन भी विवाह के लिए अत्यधिक सहायक थे। गू युआन तुरंत उनकी शादी के लिए सहमत हो गए। जुना को गू दायरे में वापस लाने के बाद कबीले के नेता गू युआन ने व्यक्तिगत रूप से गू फेई और जुना के बीच विवाह की व्यवस्था की। हालांकि दोनों विवाहित थे, पिछले 6 महीनों से जुना ने गू फेई के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था, यहाँ तक कि उसे छूने की भी अनुमति नहीं दी थी। गू फेई के प्रति उसका रवैया किसी अजनबी के प्रति उससे भी ज्यादा ठंडा था। 6 महीने से ज्यादा समय तक गू फेई ने जुना के प्रति दयालु होने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन ये सब एक तरफा लग रहा था। जुन एर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आज जुन एर बहुत खुश थी क्योंकि लिन यंग ने गू दायरे के बाहर से जियाओ यान के बारे में खबर वापस लाई थी। इससे पहले उसने लिन यंग से गू कबीले की मुख्य दू तकनीकें जियाओ यान को भेजने को भी कहा था। इतना ही नहीं, बल्कि वह स्वर्ण सम्राट की जलती हुई आकाश ज्वाला की उपज्वाला को भी देने को तैयार थी। और इस बार उसने लिन यंग से 3 महीने बाद वुटैंग शहर में जियाओ यान के साथ एक बैठक की व्यवस्था करने को कहा। जुन एर के पति के रूप में गूफी को उससे कभी कोई उपहार नहीं मिला था। अब जुन एर गुप्त रूप से किसी दूसरे आदमी से मिलने की योजना भी बना रही थी।
गूफी इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। गूफी, ये बकवास बंद करो, हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। जुन एर के दिल में एक पूर्वाभास की भावना भर गई। गंभीरता से बोलते हुए उसका सुंदर चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गूफी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस जुन एर को शांति से देखा, उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। गूफी की प्रतिक्रिया देखकर जुन एर को एहसास हुआ कि वह मजाक नहीं कर रहा था। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। जुन एर के हाव भाव बदल गए और उसने अपना सिर हिला दिया। क्या हमारी शादी के बाद से ही हम साथ नहीं रह रहे हैं? हमने कभी बहस भी नहीं की। मैंने क्या गलत किया है कि तुम तलाक मांग रही हो? मैं तलाक के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जुन एर ने अपने होंठ सिकुड़े और गूफी को दृढ़ता से देखा। कबीले के नेता की बेटी होने के नाते असाधारण प्रतिभा के साथ